हेलो एवरीवन, फिर से मैं आप लोग के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा स्वीट एंड फनी भी है, जो कि आप लोग को पसंद आने वाली है। इसलिए पहले आप वीडियो को लाइक कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दो। ड्रामा की शुरुआत हमारी फीमेल लीड सूजी से होती है, जिससे अभी एक लड़की जगा रही होती है और उसे ब्यूटीफुल लड़की बोल रही होती है। तो सूजी काफ़ी शॉक होती है ये सोचकर कि वो तो एक ओल्ड आंटी है और उसे कोई ब्यूटीफुल लड़की बोल रही है। वो लड़की यहाँ पर उससे उसका फ़ोन मांग रही होती है ताकि वो अपनी फेवरेट आइडल लियोन को अपना वोट दे सके। सूजी शॉक होती है लियोन का नाम सुनकर कि वो तो 20 साल पहले की फेमस आइडल थी, जो कि अभी उसका परफॉर्मेंस टीवी में चल रहा होता है। तो सूजी को शॉक लग रहा होता है कि वो 2005 में आ गई है। तो वो समझ जाती है कि मैं रीबॉर्न हो चुकी हूँ। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी असल में बहुत ही ओल्ड हो चुकी होती है और उसने जो फैमिली बिजनेस अपने मेहनत के दम पर इतने सालों में ग्रो करी थी, वो सब उसके बेटे की वजह से बर्बाद हो जाता है। उसका हाउसकीपर आकर उसे बैड न्यूज़ सुना रहा होता है कि उन लोग की जो लास्ट फैक्ट्री बची थी वो भी उसके बेटे ने बेच दिया अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के कहने पर, और वो लड़की तो उससे सारे पैसे लूट कर भाग भी गई। और हाउसकीपर बता रहा होता है कि इसलिए आपका बेटा चैन आपको देखने के लिए बहुत ही एम्बेरस फील कर रहा था, इसलिए वो जा रहा है अपनी जान देने के लिए। सूजी ये सुनकर और शॉक होती है और बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है और इस तरीके से उसकी मौत होती है। फ्लैशबैक ख़त्म होता है और सूजी अब सोच लेती है कि उसका बेटा कोई काम का नहीं था, इसलिए अपनी यूथ वो वेस्ट नहीं करेगी और उसे वो पैदा ही नहीं करेगी। पर फिर वो अभी सोचने लगती है कि वो 2005 के टाइम पे रिबॉर्न हुई है, इसका मतलब है कि उसका बेटा तो अभी 18 साल का होगा। तभी इतने में सूजी देखती है कि चैन यहाँ पर बोर्ड गेम खेल रहा है, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके पास आकर उसे चिल्लाने लगती है कि वो स्कूल स्किप करके यहाँ पर गेम खेलने आया हुआ है। तो वो कहता है कि तुम कौन हो आखिर और मुझे क्यों तंग कर रही हो। तो सूजी चिल्लाती है कि अब तुम मुझे ना पहचानने का नाटक कर रहे हो। तभी इतने में अचानक से वो अपने आप को आईने में देख लेती है और बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि वो इतनी यंग दिख रही है और उसके बाल भी ब्लैक है। ऐसी तो वो जब 18 की थी तब दिखती थी। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि वो सिर्फ 20 साल पहले के टाइम पे रीबॉर्न नहीं हुई है, बल्कि उससे शक्ल और एज तो अपनी 18 ईयर वाली मिल गई है। और साथ ही ये तो वो टाइम था जिस टाइम पर उसने अपनी कंपनी काफ़ी ग्रो कर ली थी और वो बहुत अमीर हो चुकी थी। वो तो अपना चेहरा ही देखकर इतनी ज़्यादा खुश हुई जा रही होती है और सोचती है कि तभी उसके बेटे ने उसे ऐसे देखकर पहचान नहीं पाया है। चैन जिन लड़कों के साथ यहाँ पर गेम खेलने आया होता है वो लोग उससे कहने लगते हैं कि लगता है ये ब्यूटीफुल लड़की तेरा अटेंशन पाने के लिए सब कर रही थी। चैन बड़ा खुश हो जाता है और सूजी से कहने लगता है कि ब्यूटीफुल लड़की, तुमने मेरा अटेंशन पाने में सक्सीड हो गई हो तो ठीक है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो, लेकिन अभी तुम्हें लाइन में रहना होगा, तुमसे पहले भी बहुत लड़की है। सूजी इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर उसे मारने लगती है कि तुम बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हो। इधर से उधर भाग रहा होता है और कहने लगता है कि मैं समझ गया, तुम पक्का मेरी मॉम की सेक्रेटरी होंगी ना, और तुम्हें मेरी मॉम ने भेजी होगी मुझ पे नज़र रखने के लिए। देखो लगता है तुम काम पर नहीं आई हो, इसलिए तुम्हें कुछ भी रूल्स नहीं पता है। वो उसे पैसे देने लगता है और कहता है कि ये पैसे रखो और मेरी मॉम को जाकर बता देना कि मैं स्कूल में अच्छे से बिहेव कर रहा हूँ, फिक्र मत करो, तुम्हें और फ़ायदा मिलता रहेगा मेरा साथ देने का। ऐसा बोलकर फिर वो उसे और पैसे ऑफर कर रहा होता है, पर सूजी नहीं ले रही होती है, वो और बढ़ाने लगता है। अभी इतने में सूजी यहाँ पर स्टिक उठाती है और तुरंत ही फिर उसे मारने लगती है और उसे मारते हुए भगा भगा कर यहाँ से लेकर जाती है। और वो उसे कह रहा होता है कि मेरी मॉम भी मुझे कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो तुम कौन होती हो। और फिर वो यहाँ उसे पकड़ के उसके स्कूल तक ले आती है और ज़बरदस्ती उसे स्कूल भेज रही होती है। तो फिर वो कहने लगता है कि सेक्रेटरी सिस्टर, तुम्हें मेरी हेल्प नहीं करनी है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे पैसे तो मुझे रिटर्न कर दो। और वो उसे प्लीज़ कर रहा होता है। तो यहाँ पर सूजी उसे किक करती है और कहती है कि चुपचाप स्कूल जाओ, और इसे डरा के वो स्कूल भेज ही देती है। और सूजी ने अब डिसाइड कर ली होती है कि इस लाइफ में वो अपने बेटे को अच्छे से सबक सिखा के रहेगी ताकि इस बार वो उसे बर्बाद ना करे पिछली लाइफ की तरह। फिर हम देखते हैं कि सूजी जाकर अपनी कंपनी को बेच देती है। तो उसकी सेक्रेटरी उसे कॉल करके कह रही होती है कि वो सच में कंपनी को बेचने का काम करना चाहती है। सूजी ने डिसाइड करी होती है कि इससे पहले उसका बिगड़ा हुआ बेटा उसे बर्बाद करे और उसकी कंपनी को बेच के खा जाए, इससे पहले वो अपने लिए इंतज़ाम कर देगी। और उसने अपनी कंपनी को बेचकर उसके बदले में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ खरीद ली होती है। और यहाँ पर एजेंट आकर उसे बताता है कि उसने उसके लिए 50 अच्छे घर खरीद लिए उसके नाम पर, जो कि बहुत ही अच्छी जगह पर है। तो सूजी खुश हो रही होती है। इतने में उसे चैन का कॉल आया होता है और वो कह रहा होता है कि मॉम मुझे 3000 ट्रांसफ़र करो, मुझे अर्जेंट काम है। तो वो तुरंत ही कॉल कट कर देती है और सोचती है कि ये सपने में ही सोचे, ये मेरे पैसे
तो मैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से खर्च करूँगी। फिर सूजी अपने इन सारे 50 घर की प्रॉपर्टी के कॉन्ट्रैक्ट उठाकर ही खुश हो रही होती है और फिर वो अपने घर आ जाती है। यहाँ पर वो अपना घर देखकर खुश होने लगती है और अपने घर से बातें करने लगती है कि इस बार वो अपने घर को प्रोटेक्ट करके रहेगी और अपने बेटे को इसे बेचने नहीं देगी। इतने में फिर सूजी को आवाज़ आती है कि घर पे कोई आ रहा है, तो वो जाकर दरवाजे पर कान लगाती है और सुनती है यहाँ पर चैन आया हुआ है। वो गुस्सा होती है कि अभी इसको स्कूल छोड़कर आई थी और इतनी जल्दी स्कूल स्किप करके फिर घर आ गया है। वो यहाँ पर छुप जाती है और चैन घर पे आकर अपने किसी फ्रेंड से कॉल पर बात कर रहा होता है और उसे कह रहा होता है कि शाह तुम फिक्र मत करो, मैं पैसे का इंतज़ाम करता हूँ। मेरी मॉम मुझे पैसे नहीं दे रही तो क्या हुआ, मैं घर से कैसे भी लेकर आऊँगा। और वो कह रहा होता है कि मेरी मॉम को पता भी नहीं लगेगा। फिर यहाँ पर वो घर में कोई चीज़ ढूंढ रहा होता है जो कि अच्छे प्राइस की हो और वो उसके बदले में पैसे ले सके। उसे यहाँ पर एक एंटीक मिल जाता है और वो सोचता है कि इसके तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। सूजी ये देख रही होती है और उसे बहुत गुस्सा आती है कि मैंने इसे पैसे नहीं दी तो ये घर की चीज़ें चुराएगा, अभी तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। और वो कोई चीज़ उठाकर उसे मारने जा रही होती है, पर इतने में चैन कॉल पर अपने उसी फ्रेंड शाह से बोल रहा होता है कि तुम ये पैसे ले लो और अपनी मॉम का ट्रीटमेंट करवा लो, आखिर तुम्हें अपनी मॉम की सर्जरी करवानी है ना। तो ये सुनकर फिर वो छुप जाती है और उसकी बातें सुनने लगती है। चैन अपने फ्रेंड से कॉल पर कह रहा होता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें समझ सकता हूँ, तुम्हें अभी अर्जेंट में कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हारी जगह मेरी मॉम भी बीमार होती तो मैं अपनी किडनी तक भेज देता उन्हें ठीक करवाने के लिए, लेकिन नहीं, मेरी मॉम कभी बीमार नहीं हो सकती। मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा सेफ रहे और वो एक हेल्दी लाइफ जिए। तो ये सुनकर सूजी यहाँ पर इमोशनल हो जाती है और उसे वो स्टिक भी नीचे गिर जाता है। तो फिर चैन डर जाता है और चिल्लाने लगता है कि कौन है यहाँ पर। तो सूजी कहती है कि मैं हूँ और तुम चोर को पकड़ने आई हो। तो चैन कहता है कि ये मेरी मॉम की चीज़ है तो तुम्हारा इससे क्या लेना देना। तो वो कहती है कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। तो चैन तो फिर शॉक हो जाता है और सूजी फिर उसे पूरी डिटेल में स्टोरी बताती है कि कैसे वो रिबॉर्न हो गई है। उसे कहती है कि तुम्हें बस मेनली इन 3 चीज़ पर बिलीव करना है। पहला तो ये कि मेरी सोल 20 साल पहले के टाइम पे रिबॉर्न हुई है, और दूसरा मेरी बॉडी 18 ईयर्स वाली है, और तीसरा कि मैं सच में तुम्हारी मॉम हूँ। चैन बस उसे शौक होकर देख रहा होता है और सूजी फिर उसे बचपन की बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रही होती है। वो पहला तो उसे बताती है कि वो पैदा ही ऐसे वाइट हेयर के साथ हुआ था और बचपन से ही उसे इस बात का बहुत ही बुरा लगता था कि वो अपने सारे फ्रेंड्स लोग से अलग क्यों है। और दूसरा, उसे पीनट से एलर्जी है, पीनट खाने पर उससे पूरी बॉडी में रैशेस हो जाते हैं। और वो उसकी नापसंद वाली वेजिटेबल के बारे में भी बताती है और कहती है कि तुम्हें नूडल्स में भी ज़्यादा विनेगर डालकर खाना पसंद है। अब बताओ, अगर मैं तुम्हारी मॉम ना होती तो मुझे ये सारी चीज़ें कैसे पता होती। तो चैन कहता है कि नहीं, तुम मेरी मॉम नहीं हो सकती, मेरी मॉम तो मुझे समझती ही नहीं है। मेरी मॉम की नज़रों में तो सिर्फ काम 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 है। इवन पेरेंट टीचर मीटिंग में भी वो अपनी सेक्रेटरी को भेजती है और वो पूरे साल बस काम काम करती रहती है। इवन वो मेरे साथ ठीक से खाना भी बैठ कर नहीं खाती। तो आखिर उन्हें ये क्या पता होगा कि मुझे नूडल्स में विनेगर डालकर खाना पसंद है। तो सूजी से कहने लगती है कि मैं इतना काम इसलिए करती थी क्योंकि मैं तुम्हें एक अच्छा फ्यूचर देना चाहती थी। चैन कहता है कि ऐसी बात है तो ये बताओ कि फ्यूचर में क्या फिर मैं खुश रहने वाला हूँ। ये सुनकर फिर वो चुप हो जाती है और वो याद करने लगती है कि उसके हाउसकीपर ने तो बताया था कि कैसे जब उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे लूट कर भाग गई थी तो वो इतना एम्बेरस हो गया था कि उसने अपनी मॉम को बर्बाद कर दिया, इसलिए वो तो अपनी जान देने चला गया था। इस बारे में सूजी यहाँ पर चैन को कुछ नहीं कह पाती है। तो वो कहता है कि मुझे पता था कि ये सब आखिर सच कैसे हो सकता है, तुम मुझे मजाक कर रही थी ना। सूजी कहती है कि मेरे पास क्या कोई रीज़न है तुमसे ऐसा झूठ बोलने के लिए। अगर तुम रोज़ क्लास स्किप करोगे, पढ़ाई नहीं करोगे और बस लड़कीबाजी करोगे तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मॉम से ज़्यादा किसी और को इन सब से फ़र्क पड़ेगा। फिर सूजी जाकर पुराना एल्बम उठा के लाती है और उसे अपनी यंग टाइम वाली फ़ोटो दिखाती है। तो चैन फ़ोटो देखकर शॉक होता है कि तुम तो बिल्कुल मेरी मॉम के यंग टाइम वाली दिख रही हो। तो वो कहती है कि अब तो तुम्हें बिलीव हो गया होगा ना कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। जहाँ पर चैन तो शॉक होकर और भी फ़ोटोज़ अच्छे से देख रहा होता है। तभी फिर इतने में चैन को यहाँ पर सूजी के साथ एक लड़के की भी फ़ोटो मिलती है जिसमें वो उसे हक करके खड़ी होती है, पर उस लड़के का मुंह वो देख नहीं पाता क्योंकि उसने उसे स्क्रैच कर दी होती है। सूजी जल्दी से वो फोटो ले लेती है। तो चैन कहता है कि पक्का वो मेरे डैड होंगे ना। फिर हम हमारे मेल लीड जो को देखते हैं जिसे अभी यहाँ पर होश आया होता है और वो देखता है कि ये 2005 है। तो वो भी शॉक हो जाता है कि वो रीबॉर्न हो गया है। फिर यहाँ पर सूजी तो चैन को कह देती है कि तुम उस बंदे का नाम भी मेरे सामने मत लो, वो एक स्कमबैग है और कुछ नहीं। फिर चैन यहाँ पर सूजी की फैक्ट्री वाली फ़ोटो भी देख लेता है और कहता है कि मॉम, क्या आप इतनी यंग एज से ही फैक्ट्री में काम करने लग गई थी। तो सूजी बताती है कि हाँ, स्कूल से निकलने के बाद ही मैं काम करना स्टार्ट कर चुकी थी। तो फिर वो कहता है कि अच्छा मॉम,
आप खुद ही स्कूल में लगता है अच्छे से पढ़ाई नहीं करती थी और आप मुझे रोज़ पढ़ाई करने के लिए बोलती रहती है और रोज़ स्कूल भेजती रहती है। तो सूजी उसे चिल्लाती है कि मेरे पास उस टाइम पर पैसे नहीं थे पढ़ने को, और इसलिए तो मैंने इतने काम करके तुम्हारे लिए इतने पैसे जमा कर रही हूँ ताकि तुम इतनी अच्छी स्कूल में पढ़ सको। जो मेरी लाइफ में मुझे नहीं मिला वो मैं तुम्हें दे रही हूँ और तुम्हें देख लो। तो फिर चैन बताने लगता है कि उसे स्कूल में रोज़ बस यही सुनने को मिलता है कि उसके पास कोई डैड नहीं है और ना कोई मॉम है उसे तमीज़ सिखाने को, इसलिए वो एक ट्रैश बन चुका है। ये बताकर वो पूछता है कि बताओ आपको ऐसा सुनने मिले तो क्या आप स्कूल जाना पसंद करेंगी। तो सूजी ये जानने के बाद शॉक होती है और कहती है कि तुम्हें ये सब सुनने को मिलता है। तो फिर वो कहता है कि वैसे भी अब आपको ये सब बता के क्या ही फ़ायदा है, मैं अब स्कूल जा रहा हूँ। तो सूजी उसे रोकती है और फिर सूजी अपने छुपाए हुए 3000 उसे दे देती है और कहती है कि ये अपने उस क्लासमेट की मॉम का ट्रीटमेंट करवाने के लिए उसे दे देना। चैन कहता है कि मॉम आपने सारी बातें सुन ली। सूजी कहती है कि हाँ, लेकिन ये बताओ कि आखिर ये शाओ है कौन। तो चैन बताता है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। और फिर चैन खुश होकर यहाँ से स्कूल जाने के लिए निकलता है और सूजी को फिर बुरा लग रहा होता है कि उसे स्कूल में ये सब सुनने को मिलता है। सूजी को गुस्सा आती है कि उन सभी की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसा बोलने की कि उसके पास कोई मॉम और डैड नहीं है उसका ध्यान रखने को। फिर इसके बाद सूजी भी यहाँ स्कूल में पढ़ने के लिए पहुंच जाती है और टीचर के साथ जब वो अपने क्लास के लिए जा रही होती है तो सारे स्टूडेंट्स उसे देख रहे होते हैं कि ये ब्यूटीफुल लड़की कौन है। सूजी तो खुश हो रही होती है कि उसने स्कूल से ड्रॉप आउट होने के बाद कभी सोची भी नहीं थी कि उसे वापस से हाई स्कूल जाने का मौका मिलेगा। सूजी खुश हो रही होती है कि अब तो वो इतनी लकी हो चुकी है कि वो कॉलेज भी जाने वाली है। फिर यहाँ पर वो अंदर चैन को देखने लगती है और सोचती है कि अब वो उसकी सारी प्रॉब्लम को ठीक करेगी। और फिर टीचर यहाँ सूजी को उसकी क्लास में लेकर आ जाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि चैन की क्लास होती है। वो काफ़ी शौक होता है और कहता है कि मॉम आखिर आप यहाँ स्कूल में क्या कर रही हो। सूजी कहती है कि अब मैं 18 साल की हो चुकी हूँ तो यही तो बेस्ट एज है ना हाई स्कूल में पढ़ने का। वैसे भी तुम भी 18 साल की हो और मैं भी 18 साल की हूँ, तो ये नॉर्मल नहीं हुआ कि मैं भी स्टडी कर सकती हूँ। बताओ तुम्हें कोई प्रॉब्लम है इससे। तो फिर वो डर के मारे कहता है कि नहीं नहीं मॉम मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। फिर सूजी के आगे वाली डेस्क पर जो लड़की बैठी होती है वो इन लोगों के ऊपर नजर रखी होती है और फिर वो सूजी से कहने लगती है कि मैं इस क्लास की मॉनिटर हूँ, टीचर ने कहा है कि मैं तुम्हें पूरा स्कूल वगैरह घुमा दूँ तो चलो मेरे साथ। तो सूजी इस लड़की को देखकर सोचने लगती है कि ये मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है, और यहाँ पर चैन भी उससे बड़ा स्माइल करके देख रहा होता है। फिर सूजी जैसे इस लड़की के साथ क्लास से बाहर आती है तो वो इसे स्लो से बताने लगती है कि तुम्हारा जो डेस्कमेट है ना तुम उससे दूर रहना, वो बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। पिछली बार जो भी लड़कियां उसके बाजू में बैठती थी उन्हें वो हैरेस करने की कोशिश कर चुका है, इसलिए वो उससे डरकर भाग गई थी। सूजी ये सुनकर शॉक होती है और सोचती है कि उसका बेटा चाहे कितना भी आवारा हो, वो कितनी भी क्लास स्किप करता हो, लेकिन वो किसी लड़की के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। सूजी कहती है कि अगर तुम्हारी ये बात सच है तो मैं उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ, और अगर तुम्हारी ये बातें बस रूमर निकली ना तो तुम भी बचोगी नहीं। वो मन में सोचती है कि अब मुझे समझ आ रहा है कि उसके क्लास में कोई भी फ्रेंड्स क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पीठ पीछे सभी ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो आखिर उसके साथ कौन ही बैठेगा और कौन ही उसके साथ खेलेगा। फिर यहाँ पर लड़की कहती है कि मैं क्लास की मॉनिटर हूँ तो मैं झूठ थोड़ी ना बोलूंगी। तो सूजी उसका हाथ पकड़ के सीधा उसे क्लास में लेकर जाती है और सभी स्टूडेंट्स के सामने वो चैन को आवाज़ देकर उसे पूछती है कि तुम सच सच बताओ कि तुमने अपनी पिछली डेस्कमेट को हैरेस करने की कोशिश करो। तो सुनते के साथ ही वो शॉक होता है और कहता है कि ये किसने बोला, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा। यहाँ पर ये लड़की तो शॉक हो जाती है कि ये तो सभी के सामने पूछ ले रही है। वो सूजी से कहने लगती है कि तुम गलत समझ चुकी हो, मैं तो बस तुम्हें रूमर्स के बारे में बता रही थी। सूजी कहती है कि अच्छा तो रूमर्स बता रही थी, तो ठीक है फिर हमें इस रूमर्स का सोर्स भी तो पता करना होगा, नहीं तो फिर एक इनोसेंट बंदे के ऊपर झूठा इल्जाम लगेगा और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है ना। सारे क्लासमेट यहाँ पर शॉक हो जाते हैं कि क्या ये सब बस झूठी रूमर थी, हम लोग तो सच में चैन को ऐसी टाइप का समझ रहे थे। फिर यहाँ पर सूजी सभी से बारी बारी पूछते जाती है कि उन लोगों में से कौन ये रूमर फैला रहा है। तो फिर वो लोग तो लास्ट में इस क्लास मॉनिटर का ही नाम लेने लगते हैं कि उसी ने ये रूमर फैलाई है। तो सूजी फिर उसे डायरेक्टली पूछती है कि चलो बताओ अब मॉनिटर, तुमने ये रूमर फैलाई हो ना। तो वो झूठा रोने का नाटक करते हुए कहने लगती है मैं बस जेलस थी कि चैन के पास कोई भी लड़की ना बैठे, इसलिए ही मैंने ऐसा बोली ताकि उससे लड़कियां दूर हो जाए। और ऐसा बोलकर वो रोने का नाटक करते हुए बाहर चली जाती है। फिर चैन बड़ा खुश होता है और वो क्लास में फिर सभी के सामने कहने लगता है कि जाने दो, ये बस रूमर है ना, अब ये क्लियर हो गया तो अच्छी बात है, तो मैं किसी से भी दुश्मनी नहीं ले रहा हूँ, चाहता हूँ कि हम सभी स्टूडेंट्स के बीच में हारमोनी ऐसी बनी रहे, तो तुम लोग को शाओ को भी ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। तो सूजी यहाँ पर शाओ का नाम सुनते ही शॉक होती है और वो अब जाकर समझ पाती है कि यही तो उसके बेटे की एक्स गर्लफ्रेंड थी, जो कि उसे फूल बनाकर उसके सारे पैसे लूट कर भाग गई और वो उसे झूठा प्यार में लेकर बस उसका यूज किया करती थी।
सूजी फिर तुरंत यहाँ चैन को समझाने लगती है कि तुम शाओ से दूर रहोगे, मुझसे प्रॉमिस करो। तो वो कहता है कि मॉम आखिर क्यों? तो सूजी कहती है कि जितना कह रही हो उतना करो। टेरेस पर शाओ यहाँ पर चैन का इंतजार कर रही होती है और जैसे ही वो आता है तो वो कहने लगती है कि कहीं तुम मुझसे गुस्सा तो नहीं हो? तो कहता है कि मैं तुमसे गुस्सा कैसे हो सकता हूँ, तुम तो मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तभी यहाँ पर सूजी पहुंच जाती है और वो चैन का कान पकड़ के नोचती है और चिल्लाती है कि तुम्हारी फ्रेंड ये, वो तो कोई लड़का था ना? तो चैन बताता है कि नहीं मॉम, यही मेरी फ्रेंड है। तो सूजी यहाँ पर शॉक होती है कि वो जिस फ्रेंड के लिए पैसे लेकर जाने वाला था उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए, वो ये झूठी लड़की थी। वे फिर शाह सूजी से कहने लगती है कि आखिर तुम कौन हो और तुम आखिर चैन को इतने ऑर्डर वगैरह क्यों दे रही हो? तो सूजी कहती है कि तुम मेरी आइडेंटिटी जानने लायक कोई हो नहीं जिससे मैं बताऊंगी, और वैसे तुमने जो ये वॉच पहनी हो वो बड़ी महंगी लग रही है। तो शाह बताने लगती है कि ये लिमिटेड एडिशन वाली वॉच है जो कि इसी साल आई है। सूजी कहती है कि अच्छा, तो इतनी महंगी वॉच लेने के पास तुम्हारे पास पैसे थे, लेकिन अपनी मॉम का ट्रीटमेंट करवाने के लिए सिर्फ 3,000 नहीं थे। तो फिर शाह बहाने करने लगती है कि ये मेरे कजिन ने मुझे दिलाया। तो सूजी कहती है कि अच्छा, तो तुम्हारा कजिन इतना महान है कि उसने तुम्हें इतनी महंगी वॉच दिला दिया, लेकिन वो तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट करवाने के लिए तुम्हें 3,000 नहीं दे पाया, कि तुम्हें दूसरों से उधार लेने पड़ गए। तो शाह को तो गुस्सा आने लगती है कि वो उसकी सारी पोल खोल दे रही है, इसलिए फिर वो चैन के सामने नाटक करने लगती है कि आखिर ये कौन लड़की है, तुम इसे क्यों लेकर आए हो, ये हमारे बीच में ऐसे क्यों बोल रही है, ये एक स्ट्रेंजर है। तो सूजी बताती है कि क्योंकि उसे वो पैसे मैं नहीं दी थी। ये सुनकर शाओ हंसने लगती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? तो फिर चैन बताता है कि वो बिल्कुल सही कह रही है, इसने मुझे पैसे दिए। फिर सूजी शाओ से कह देती है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी मॉम सच में बीमार है कि नहीं, और तुमने किस बहाने के लिए चैन से 3,000 लियो। चाहे जो भी रीजन हो, मुझे अपने पूरे पैसे रिटर्न चाहिए, उसमें से एक भी पैसा कम नहीं। तो यहाँ पर फिर चैन सूजी को रोक रहा होता है, तो वो उसे चिल्लाती है कि तुम्हें तो अभी मैं छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें अब सबक सिखाऊंगी, और वो गुस्से में जाती है। फिर यहाँ पर शाओ चैन से गुस्सा होने का नाटक करने लगती है कि तुम्हें मुझसे पैसे उधार नहीं देने थे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी इस तरीके से बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी, मुझे तो तुमसे अब बात ही नहीं करनी। ऐसा बोलकर वो भी गुस्से में चली जाती है। फिर रात में चैन चुपके से घर से निकल रहा होता है, तभी सूजी उठ जाती है और कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो? तो फिर वो उसे तुरंत ही पानी देने का बहाना करने लगता है। सूजी कहती है कि तुम पक्का उस शाओ से मिलने जा रहे होंगे ना, तुम्हारे दिमाग में क्या पानी भर चुका है, तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि वो कैसे टाइप की लड़की है? फिर सूजी हार मान जाती है और कहने लगती है कि जाने दो, तुम्हें समझ आएगा भी कैसे, अगर तुम्हें इतनी भी समझ होती ना तो ऐसे कैसे वो लड़की तुम्हें लूट कर भाग जाती और हम लोग बैंकरप्ट हो जाते। तो ये सुनकर चैन शॉक होता है कि क्या बैंकरप्ट? फिर सूजी सोचने लगती है कि चैन ने उससे ये पूछा था कि वो फ्यूचर में कैसा होने वाला है। सूजी सोचती है कि ये सच क्रूएल है तो क्या हुआ, लेकिन मुझे उसे बताना चाहिए, अगर इसे अभी पता लगेगा तो ये आगे ठोकर खाने से बच जाएगा। फिर वो उसे कहती है कि तुम अपना फ्यूचर जानना चाहते थे ना, कि तुम फ्यूचर में कैसे रहने वाले हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने सच में उस शाओ को डेट करे ना तो तुम एक दिन बर्बाद हो जाओगे। चैन तभी खुश जाता है और कहता है कि मॉम, क्या मैं सच में शाओ को एक दिन डेट करने वाला हूँ? तो सूजी को ये सुनने के साथ ही गुस्सा आती है और वो उसे चिल्लाती है कि तुमने हाफ सेंटेंस नहीं सुने लास्ट का, कि अगर तुम उसे डेट करोगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे। चैन कह रहा है कि मॉम, सच्चे प्यार की कीमत तो चुकानी पड़ती है ना, टीचर भी हमें यही सिखाते हैं। फिर वो बड़ा खुश होकर पूछने लगता है कि मॉम, क्या आप बताओगी कि मैं पहले उसे परस्यू करने वाला हूँ या फिर वो मुझे करने वाली है? तो सूजी फिर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और स्टिक से उसे मारने लगती है कि तुम्हें मेरी कही हुई बात समझ में नहीं आ रही है, वो बिल्कुल अच्छी लड़की नहीं है। चैन कहता है कि मॉम, उसने आज बोली थी ना कि वो मेरे से सारी लड़कियों को झूठी रूमर बताकर इसलिए दूर करती थी क्योंकि वो बस जेलस थी, इसका मतलब है ना कि वो मुझे पसंद करती है। तो सूजी उसे चिल्लाती है कि इसका ये मतलब है कि वो बहुत बड़ी ग्रीन टी है और तुम्हें पता है वो तुम्हारा कितना बड़ा फूल बनाने वाली है। तो फिर चैन कहने लगता है कि मॉम, वो ऐसी नहीं है, वो ग्रीन टी हो ही नहीं सकती। सूजी उसे और मारती है और कहती है कि सच में तुम बहुत ही बड़े प्यार में पागल वाले फूल हो जिसका दिमाग ठीक हो ही नहीं सकता। और ये सब बोलकर वो उस पर गुस्सा निकालते हुए उसे पिल्लों से दबाते हुए छोड़ देती है और बेचारा फिर चैन की सांस लेता है। फिर नेक्स्ट डे सूजी देख रही होती है कि उसका बेटा चैन अभी भी उस शाओ के प्यार में पागल है और वो उसको यहाँ कुछ चिट लिख के देने में लगा होता है। तो सूजी को बहुत गुस्सा आ रही होती है और वो सोच रही होती है कि क्या मैं रीबॉर्न होने के बाद भी अपनी इस ट्रेजिक एंड को क्या सही नहीं कर पाऊंगी। तभी फिर टीचर बताने लगती है कि आज क्लास में एक न्यू स्टूडेंट आया हुआ है जो कि कोई और नहीं जो होता है, और उसे देखकर यहाँ पर सारे क्लासमेट आपस में बातें करने लगते हैं कि प्रिंसिपल इस लड़के को खुद छोड़ने आए, तो लगता है ये बहुत ज्यादा ही अच्छे बैकग्राउंड से बिलोंग करता होगा। जैसे ही शाओ जो को देखती है तो वो तो तुरंत ही यहाँ पर चैन को इग्नोर मारने लगती है और उसे देखी जा रही होती है। तो सूजी खुश हो जाती है कि अरे वाह, ये नया स्टूडेंट तो कमाल का निकला, इसकी वजह से अब ये शाओ मेरे बेटे के पीछे नहीं पड़ेगी, ये नया स्टूडेंट तो कमाल का निकला, ये हमारी ये फैमिली का अब लाइफ सेवर है। और फिर जैसे ही सूजी जो को देखती है तो वो तो शॉक रह जाती है
और प्रिंसिपल खुद यहाँ पर जो को इंट्रोड्यूस कर रहा होता है कि वो बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करता है और उन लोगों की बहुत ही खुशनसीबी है कि वो उनके स्कूल में पढ़ने वाला है। सूजी यहाँ पर जो का नाम और उसका फेस एज सब देखकर शॉक हो रही होती है कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। तभी यहाँ पे प्रिंसिपल जो से पूछने लगते हैं कि क्या तुम्हें कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही है, तो जो फिर स्मेल आने का नाटक कर रहा होता है। तो प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स को ऑर्डर देते हैं कि आज क्लास के बाद सभी को पूरे क्लास की क्लीनिंग करनी है। और वो जो से पूछते हैं कि क्या और कुछ, तो जो कहता है कि नहीं बस। फिर प्रिंसिपल उसे अपना ध्यान रखने का बोलकर अपना चले जाते हैं। और तभी यहाँ पर शाओ खड़ी होती है और वो टीचर से कहने लगती है कि मैं क्लास मॉनिटर हूँ, तो क्यों ना आप इस न्यू स्टूडेंट को मेरा डेस्कमेट बना दे ताकि फिर मैं इसे सारी चीज़ें गाइड कर सकूँ। तो टीचर जो को कहती है कि वो खुद अपनी सीट चुन सकता है। तो जो तो फिर सूजी को देखते हुए मान जाता है कि मैं क्लास मॉनिटर के बाजू में बैठ जाऊँगा। तो वो तो बड़ी खुश हो जाती है। फिर शैनिया अपनी सीट की तरफ बढ़ रहा होता है और सूजी उसे देखकर सोच रही होती है कि ये बिल्कुल उसकी तरह ही दिखता है और नाम भी सेम है, तो क्या ये उसका बेटा है? लेकिन अगर बेटा होता तो नाम थोड़ी ना कोई सेम होता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी मेरी तरह रीबॉर्न हुआ है। और फिर वो उसे देखते हुए अपना और उसका पुराना टाइम याद कर रही होती है। शैन ये चीज़ नोटिस कर रहा है कि दोनों एक दूसरे को देखे जा रहे हैं और पलक भी नहीं झपका रहे, तो बीच में हाथ करता है और देखता है कि फिर भी वो लोग एक दूसरे के ख्यालों में खोए हुए। फिर जो अपना बैठ जाता है और सूजी सोच रही होती है कि क्या ये सच में वही है, लेकिन अगर ये वही है तो उसने कुछ भी रिएक्ट क्यों नहीं किया। लेकिन हाँ, हम दोनों के रिलेशन को ख़त्म हुए इतने साल हो गए, तो वो अगर मुझे भूल भी गया होगा तो ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। और जो तो अपना खुश हो रहा होता है कि सूजी फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तब यहाँ पर शाओ से बात करने लगती है और उससे कहती है कि मेरा नाम शाओ है, तो मुझे प्यार से शाओ शाओ बुला सकते हो। तो पीछे से ये सुनकर चैन जेलस हो रहा होता है और वो शाओ से कहने लगता है कि जब मैं तुम्हें शाओ शाओ बुलाना चाहता था तो तुमने मुझे मना करी थी। तो फिर वो उसे बहुत ही रूडली बात करती है और कहती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ, हम दोनों इतने क्लोज हैं। तो फिर चैन चुपचाप से पीछे बैठ जाता है। सूजी फिर तो खुश हो जाती है कि वैसे ये चाहे जो भी हो मुझे कोई अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब इसकी वजह से ये ग्रीन टी मेरे बेटे का पीछा छोड़ चुकी है और इससे ज़्यादा अच्छी बात अभी मेरे लिए क्या हो सकती है। अभी इतने में टीचर सभी स्टूडेंट्स को कहने लगती है कि अभी जल्दी एग्जाम्स आने वाले, तो उससे पहले सभी स्टूडेंट्स ग्रुप में डिवाइड हो जाए ताकि वो लोग साथ में स्टडी करें। एक लड़की फिर यहाँ पर जो के साथ स्टडी ग्रुप बनाना चाह रही होती है, पर वो उसे मना कर देता है कि उसे अकेले पढ़ना पसंद है। तब यहाँ पर शाओ भी अपना चांस मारती है और जो से कहने लगती है कि तुम मेरे साथ ग्रुप बना लो ताकि फिर मैं तुम्हारी और हेल्प कर सकती हूँ। तो जो उसे भी रिजेक्ट कर देता है। तभी पीछे से चैन कहता है कि शाओ हम दोनों साथ में ग्रुप बना लेते हैं। तो वो मान जाती है कि ठीक है, अब तुम इतना सिंसियरली बोल रहे हो तो मैं हाँ बोल देती हूँ। तभी सूजी को गुस्सा आ जाती है कि उसका बेटा तो पागल ही हो गया। वो बीच में कहती है कि मुझे भी ज्वाइन करो, मैं भी तुम लोग के साथ ही स्टडी ग्रुप में रहूंगी। और वो तो सोच लेती है कि मैं इन दोनों का अकेला नहीं रहने दे सकती हूँ। अभी इतने में जोई सुनते के साथ ही कहता है कि मैं भी तुम लोग के ग्रुप को ज्वाइन करूंगा। तो चैन उससे मना करने लगता है कि तुम होते कौन हो बीच में घुसने वाले, मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ। तभी शाओ कहती है कि नहीं, मैं तो एग्री कर रही हूँ, तुम हमें ज्वाइन करो। तो चैन कहता है कि वोट करते हैं, जिसे ज्यादा वोट मिलेगा तो ही वो ज्वाइन कर सकता है। तो जो फिर सूजी की तरफ देख रहा होता है और सूजी एग्री कर लेती है कि हाँ इसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिर चैन हार जाता है और जो तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होने लगता है कि उसने मुझे रिजेक्ट नहीं करी, इसका मतलब है कि वो क्या अभी भी मुझे लाइक करती है। और सूजी तो इसलिए खुश हो रही होती है क्योंकि अब जो ग्रुप में है तो शाओ उसके बेटे के ऊपर से ध्यान हटाकर इसके ऊपर ही ध्यान देगी। लोग स्टडी करने के लिए यहाँ लाइब्रेरी में आ जाते हैं और चैन को गुस्सा आ रही होती है जो की वजह से, तो वो वॉशरूम चला जाता है। शाओ जो के पास जाती है और उसे कहने लगती है कि मुझे ये मैथ्स का प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा है, तो तुम हेल्प कर दोगे समझाने में। और वो जानबूझ के उसके एकदम क्लोज आ रही होती है। तो यहाँ पर सूजी खुश होने लगती है। जो कह देता है कि हेल्प तो मैं कर दूंगा लेकिन थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करो। तो शाओ फिर खुद गिरने का नाटक करती है और कहने लगती है कि अरे मेरे पैर में लगता है मोच आ गई है, मैं उठ नहीं पा रही हूँ। और वो मन में सोच रही होती है कि बस जल्दी से मुझे वो उठा दे। पर तभी यहाँ पर चैन आ जाता है और कहने लगता है तुम्हारे पैर में दर्द हो रहा है, रुको मैं तुम्हें अभी डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। शाओ मना भी कर रही होती है तो भी वो उसे पकड़ के अपने साथ लेकर जाता है। तो सूजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। तभी जो उसे पूछने लगता है कि तुम्हारा मैथ्स टेस्ट सॉल्व हो गया। तो वो कहती है कि नहीं और गुस्से में बैठ जाती है कि उसका ध्यान अभी दूसरी चीज़ों में लगा हुआ है, तो मैथ्स की होमवर्क वो कब करेगी। तो जो से पूछता है कि क्या तुम्हें मेरी कोई हेल्प चाहिए। तो वो बहुत ज़्यादा खुश जाती है और कहती है कि हाँ मुझे हेल्प चाहिए, मैं चाहती हूँ कि तुम क्या शाओ के साथ इतना कोल्ड बिहेव करना बंद करोगे। तो जो शॉक हो जाता है कि इसके कहने का मतलब क्या है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि टीचर क्लीनिंग टास्क दे रही होती है और सभी को अलग अलग जगह पे डिवाइड कर रही होती है। तो शाओ हाथ उठाती है और टीचर से कहने लगती है कि मेरे पैर में मोच आ गई है तो मैं ज़्यादा हैवी वर्क नहीं कर पाऊंगी, तो क्या मैं सिर्फ लाइब्रेरी की क्लीनिंग कर सकती हूँ। तब यहाँ पर चैन बड़ा हीरो बनने के लिए कहने लगता है कि टीचर इसके पैर में मोच आई है और ये अभी ठीक नहीं है, तो इसकी जगह लाइब्रेरी की क्लीनिंग भी मैं ही कर लूँगा।
सूजी ये सुनने के साथ ही मना करती है कि बिल्कुल नहीं। वो टीचर को बताती है कि असल में चैन को रेस्पिरेशन वाली प्रॉब्लम है, इसलिए वो लाइब्रेरी क्लीनिंग के लिए नहीं जा सकता, वहां पर बहुत डस्ट है। चैन यहाँ पर सूजी से स्लो से कहने लगता है कि मॉम आखिर मुझे कब ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो उसे किक करती है। तो फिर वो मान जाता है कि हाँ टीचर मुझे ऐसी प्रॉब्लम है। फिर सूजी टीचर को सजेस्ट कर रही होती है कि क्यों ना जो के साथ शाओ को ग्रुप कर दिया जाए, ताकि फिर वो उसकी हेल्प कर देगा और दोनों साथ में मिलकर लाइब्रेरी क्लीन कर देंगे। तो जो शौक होता है कि यहाँ पर भी वो उसे शाओ के साथ जोड़ रही है और पिछली बार भी वो उसे शाओ से कोल्ड होने के लिए मना करी थी। तो वो समझ जाता है कि ये मुझे उसके साथ जोड़ रही है और चैन को दूर कर रही थी। इसका मतलब है ये कि ये नहीं चाहती है कि चैन और शाओ दोनों साथ में रहे। तो जो तो यहाँ पर टीचर से कह देता है कि टीचर मुझे लाइब्रेरी में काम नहीं करना है, मैं सारे इक्विपमेंट्स उठाने का काम कर लूंगा। तो शाओ ये सुनते के साथ ही टीचर से कहने लगती है कि मैं भी जो का साथ दूंगी। तो टीचर कहती है कि तुम्हारे तो पैर में मोच आ गई थी ना। तो कहती है कि अब मैं ठीक फील कर रही हूँ और वैसे भी मैं क्लास मॉनिटर हूँ, तो मुझे सभी के लिए एग्जाम्पल बनना चाहिए और अच्छे से काम करना चाहिए। तो सूजी तो बड़ी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि क्लास मॉनिटर तुम तो कितनी ज्यादा अच्छी हो। फिर यहाँ पर सूजी और चैन दोनों लाइब्रेरी क्लीन करने पहुंच जाते हैं और चैन कहने लगता है कि मॉम पहले तो आप कह रही थी कि मुझे डस्ट से प्रॉब्लम है और अब आप ही मुझे यहाँ लाइब्रेरी में डस्ट क्लीन करने के लिए लेकर आ गई है। तो सूजी उसे कहती है कि तुम्हें ना डस्ट से प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि तुम्हारे दिमाग में खराबी है। तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वो शाओ बस तुम्हें एक बैकअप की तरह यूज कर रही थी। सोचो अगर उसे तुम्हारे सामने कोई रिच बंदा, हैंडसम बंदा नजर आएगा ना, तो वो तुम्हें छोड़कर पहले भाग जाएगी। तो तुम जैसे पागल को क्या अभी भी उसका डॉग बन के घूमना है? चैन को फिर भी समझ नहीं आ रहा होता है। तो सूजी कहती है कि देखो तुम जैसे छोटे बच्चे को ना बस अपनी मॉम की बातें सुननी चाहिए, नहीं तो फिर ना तुम गलत रास्ते पर चले जाओगे, तो एक दिन फ्यूचर में खुद पछताओगे। तभी इतने में एक टीचर इन लोगों को फिटनेस इक्विपमेंट रूम में कुछ मैगजीन्स रखने के लिए बोल रहे होते हैं। तो ये सुनकर चैन खुश हो जाता है कि हाँ मैं रख के आता हूँ। तो सूजी उसे तुरंत ही रोक देती है और वो खुद रखने जाती है और इतने में तभी यहाँ वो जो से टकरा जाती है और वो जो से पूछती है कि आखिर तुमने शर्ट क्यों नहीं पहने हो। और तभी उसकी तिल देखने लगती है और शौक होती है कि इसकी दोनों तिल वही जगह पर है। तभी जो कहता है कि यानी तुम्हें याद है, मुझे तो लगा था कि तुम्हारी याददाश्त चली गई है। तो फिर सूजी यहाँ पर जो और अपनी पास्ट डेटिंग लाइफ याद करने लगती है और फिर उसे चिल्लाती है कि यानी तुम्हें सब कुछ याद था, तुमने मुझे पहले ही पहचान लिया था और ऐसे प्रिटेंड कर रहे थे जैसे तुम मुझे जानते ही नहीं हो। तो फिर जो बताता है कि क्योंकि मैं श्योर नहीं था कि तुमने मुझे माफ करी हो कि नहीं। सूजी कहती है कि अच्छा तुम श्योर नहीं थे तो फिर यहाँ पर अभी मुझे जानबूझ के अपनी बॉडी शो ऑफ कर रहे हो, तो क्या तुम्हें पता लग गया कि मैंने तुम्हें माफ कर दी? वो उससे कह देती है कि हम दोनों के बीच में जो भी था उसे अब जमाना हो चुका है। अब इतने सालों बाद तुम मुझसे माफी मांगने के लिए आए हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये बहुत ही मीनिंगलेस है। तभी इतने में यहाँ पर चैन आ जाता है और वो जो को तुरंत ही चिल्लाने लगता है कि तुम आखिर कैसे लड़के हो, ऐसे परवट की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो किसी लड़की के सामने अपनी बॉडी शो ऑफ करते हुए? ये कैसी गंदी हरकत है, तुमने अपने आप को क्या समझा हुआ है? तो जो कह देता है कि मेरे और सूजी के बीच के रिलेशन में तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है और तुम मुझे बताओ कि उल्टा तुम हर वक्त सूजी के आसपास ही घूमते रहते हो, आखिर तुम दोनों का क्या रिलेशन है? तो चैन भी कहता है कि हमारे बीच का क्या रिलेशन है, इसमें तुम्हारा क्या मतलब? सूजी इन दोनों को ही झगड़ा करने से रोकती है और वो जो से कहती है कि तुम जाओ अपने कपड़े पहनो और चैन से कहती है कि तुम मेरे साथ चलो लाइब्रेरी क्लीन करने के लिए। फिर चैन यहाँ पर सूजी से रास्ते में पूछ रहा होता है कि मॉम क्या मैंने पहले कभी इस जो को कहीं देखा हूँ क्या, क्योंकि वो मुझे जाना पहचाना क्यों लगता है और ऐसा लगता है कि मेरे से ज्यादा तो वो आपको जानता है। तो सूजी उसके फेस पे टच करती है और मन ही मन सोच रही होती है कि तुमने उसे देखा नहीं है, बल्कि तुम तो पूरे ही के पूरे उसकी तरह ही बनते जा रहे हो, तुम्हारी नाक और मुंह सेम उसकी तरह ही है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सूजी जब प्रेग्नेंट हो गई थी तो डॉक्टर ने उसे बताई थी कि उसका बेबी क्या वो सच में अबॉर्ट करना चाहती है। तो फिर वो उस वक्त डिसीजन लेती है कि आप बस मुझे एक फेक अबॉर्शन रिपोर्ट बनवाने में मदद कर दो और वो जो तक उसी झूठी रिपोर्ट को पहुंचा देती है कि उसका बच्चा अब नहीं रहा। जो ये जानकर बहुत ज्यादा शॉक होता है और अपने असिस्टेंट को सूजी के बारे में पता करने के लिए बोलता है। फ्लैशबैक खत्म होता है और जो सोच रहा होता है कि उसने सूजी के बारे में कितना कुछ पता लगाने की कोशिश किया था पर उसे कोई न्यूज नहीं मिली थी, इसलिए अब तो वो सोच रहा होता है कि किस्मत ने ही उन दोनों को वापस एक करी है, तो वो वापस से सूजी को अब नहीं खो सकता। फिर नेक्स्ट सीन में बास्केटबॉल मैच चल रहा होता है और सूजी यहाँ पर चैन का ख्याल रख रही होती है। इससे पहले वो पानी पीने को देती है और फिर उसका स्वेट वगैरह भी पोंछ रही होती है। तो जो इन लोग को ही देख रहा होता है और इसे बहुत ज्यादा जेलसी होने लगती है। फिर नेक्स्ट राउंड में वो तो यहाँ पर जानबूझ के चैन को हराने के लिए उसे पकड़ रहा होता है। तो चैन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे चिल्लाता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, ऐसे कौन खेलता है?
और फिर यहाँ इन लोग का झगड़ा तो इतना बड़ा हो जाता है कि दोनों फाइटिंग भी करने लग जाते हैं। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से इन लोग को रोकने जाते हैं और यहाँ पर सूजी भी पहुंचती है। फिर इसके बाद चैन को पनिशमेंट के तौर पर बुक्स लेकर बाहर खड़े रहने की पनिशमेंट मिलती है और सूजी इसी बात पर चैन के लिए टीचर से लड़ रही होती है कि ऐसे कैसे वो लोगों ने सिर्फ एक ही को पनिशमेंट दिए। तो फिर टीचर कह रही होती है कि असल में जो जो है वो बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करता है और वो लोग उससे पंगा नहीं ले सकते क्योंकि उसकी फैमिली ने स्कूल में बहुत सारे पैसे लगाए हुए, साथ ही वो बहुत टॉप स्टूडेंट भी है, तो उस जैसे स्टूडेंट की उन्हें जरूरत है। सूजी कहती है कि वो टॉप स्टूडेंट है तो क्या हुआ, इसका ये मतलब तो नहीं है कि स्कूल में जो खराब ग्रेड्स वाले बच्चे रहेंगे उनके साथ ऐसा ट्रीटमेंट दिया जाएगा और सिर्फ उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। तो बाहर से चैन सूजी को अपनी साइड लेते हुए देखकर खुश हो रहा होता है कि उसकी मॉम उसकी साइड कितने अच्छे से लेती है। फिर प्रिंसिपल यहाँ पर चैन की बुराई करने लगते हैं कि वो कौन सा अच्छा स्टूडेंट है, एक तो वो खराब ग्रेड्स लाता है, ऊपर से पूरा दिन अपने वाइट हेयर करके घूमता रहता है स्कूल में। क्या वो भूल चुका है कि स्कूल में रूल है कि बाल को कलर नहीं कर सकते। सूजी बताती है कि उसके बाल नेचुरली वाइट है, तो प्रिंसिपल कहते हैं कि फिर तो उसे ब्लैक करके रखना चाहिए ना। तो सूजी कहती है कि आपने ही तो बताया ना कि आपके स्कूल में रूल है कि बाल को कलर नहीं कर सकते, तो अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि आखिर चैन को पनिशमेंट देने से तुम्हें क्या हो रहा है, तुम्हारी इससे क्या प्रॉब्लम है। तो फिर वो कहती है कि अच्छा, तो यानी कोई रिलेशन होगा तभी मैं मुंह खोल सकती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे किसी के साथ देने के लिए बोल नहीं सकती हूँ। स्कूल एक इक्वल एनवायरनमेंट वाली जगह होनी चाहिए जहाँ पर आप किसी के साथ भी बायस नहीं हो सकते। तो प्रिंसिपल मान लेते हैं कि हाँ, हम लोग जो के साथ बायस्ड है, तुम क्या कर लोगी, उसकी वजह से हमारे स्कूल को इतने रिसोर्सेस मिल रहे हैं और हमारी रेपुटेशन अच्छी हुई है, तो तुम क्या चाहती हो, देखो अब जाओ यहाँ से। सभी स्टूडेंट यहाँ बाहर से इन लोग की सारी बातें सुन रहे होते हैं। तभी इतने में जो यहाँ पर आ जाता है और वो प्रिंसिपल से कहने लगता है कि सूजी बिल्कुल सही कह रही है, आपको यहाँ पर मुझे भी इक्वली ट्रीट करना चाहिए, तो गलती मेरी है तो मैं भी पनिशमेंट के लिए रेडी हूँ। और फिर चैन से आधी बुक्स वो ले लेता है और उसके साथ ही यहीं पर ही खड़ा हो जाता है और वो तो बहुत जेलस हो रहा होता है कि इस चैन में आखिर है क्या जो सूजी उसे इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करती है। फिर यहाँ पर सूजी इन दोनों को देखती होती है और सोचती होती है कि दोनों डैड और बेटे बिल्कुल एक तरह ही हैं, पता नहीं मैं आगे भी ये बात कैसे छुपा पाऊंगी। फिर घर आने के बाद सूजी चैन को मेडिसिन लगा रही होती है और उसे कह रही होती है कि अच्छा, तो अब तुम्हें दर्द हो रहा है, फाइटिंग करते वक्त दर्द नहीं हो रहा था। तभी वो स्माइल करने लगता है। तो सूजी कहती है कि अब हंस क्यों रहे हो। तो वो कहता है कि इससे पहले जब भी मेरी किसी से फाइट भी होती थी तो मुझे बस और डांट मिलती थी और पनिशमेंट भी, पर अब तो मॉम आप मेरे लिए कितनी केयर कर रही हो। तो सूजी फिर उसे सॉरी कहने लगती है कि पहले वो अच्छी नहीं थी, वो काम में ज्यादा ही लग गई थी। तो चैन फिर उसकी तारीफ करने लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मॉम आप बहुत अच्छी हो, आज आप ऑफिस में जब मेरे लिए साइड ले रही थी ना तो बहुत ज्यादा कूल लग रही थी। सूजी फिर उसे कहती है कि बेटा मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों ना दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो जाए। तो चैन कहता है कि मॉम फिर क्यों ना हम लोग शाह को भी अपने साथ लेकर चले, तीनों साथ चलेंगे। तो सूजी गुस्सा हो जाती है और उसको मारने के लिए पीछे भागती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो प्रिंसिपल के ऑफिस में गया होता है उनसे बात करने के लिए और वो उसे अच्छे से टी सर्व करते हुए कह रहे होते हैं कि कल के लिए मुझे माफ कर देना, जो कल तुम्हें सहना पड़ गया पनिशमेंट। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मैं भी स्कूल के रूल्स को तोड़ूंगा तो मैं ये सब पनिशमेंट ले लूंगा, तो उसकी फिक्र मत करो, लेकिन ये बताओ कि चैन को सच में अलग ही ट्रीटमेंट मिल रहा है स्कूल में। तो फिर प्रिंसिपल तो कहने लगते हैं कि बस तुम इसी स्कूल से ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, फिर तुम जो बोलोगे मैं तो तुम्हारी सारी बातें मानूंगा। तो जो प्रिंसिपल को चैन का पूरा रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन मांगता है तो वो तुरंत ही फाइल लाकर उसके सामने रख देते हैं और जब यहाँ जो उस फाइल को पढ़ता है तो उसमें वो चैन की मॉम की जगह सूजी का नाम पढ़ लेता है और शॉक हो जाता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर सूजी और चैन को। चैन बीच रास्ते में बैठ गया होता है और वो जिद करने लगता है कि मॉम मैं स्कूल ट्रांसफर करना बिल्कुल नहीं चाहता हूँ और मैं सिर्फ शाह की वजह से नहीं मना कर रहा हूँ, बल्कि इस स्कूल में मेरे और भी तो फ्रेंड्स हैं, तो मैं उन्हें छोड़कर कहीं और स्कूल में नहीं जाऊंगा। सूजी मन में सोचती होती है कि मुझे भी अपने बच्चे को दूसरे एनवायरनमेंट में डालने का शौक नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि बस पिछली लाइफ की मिस्टेक वापस से रिपीट हो। तभी चैन पूछता है कि मॉम कहीं ऐसा तो नहीं कि इस स्कूल में कोई तो है जिसको आप इग्नोर करना चाहती हैं, इसीलिए आप कोई और स्कूल में जाने का बहाना कर रही है। सूजी इस पर कुछ नहीं कहती। तो चैन कहता है कि यानी मैंने बिल्कुल सही गैस करा हूं ना मॉम। तो सूजी से चिल्लाती है कि तुम फालतू के गैस करना बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उसे मनाने लगता है कि प्लीज मॉम स्कूल मेरी मत ट्रांसफर करवाओ, एक काम करते हैं, मैं आपसे शर्त लगाता हूँ कि मैं नेक्स्ट एग्जाम में 100 रैंक क्रॉस करके अच्छा मार्क्स लाऊंगा, तो क्या फिर हम स्कूल ट्रांसफर नहीं करेंगे। सूजी ये सुनकर खुश हो जाती है कि अगर उसके ग्रेड्स अच्छे हो जाएंगे फिर तो उसकी लाइफ जो आगे चल के खराब होनी थी वो पूरी चेंज हो जाएगी, बल्कि अच्छी हो जाएगी। वो उसे पूछती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ मॉम। तो वो तुरंत ही डील करके फिर स्कूल जाती है।
तो चैन शॉक होता है कि मॉम इतनी जल्दी मान गई, अगर मुझे पता होता तो मैं सिर्फ 50 रैंक आगे ही बोलता। फिर सूजी जब स्कूल में आई होती है तो चैन उसे अचानक से खींचता है अकेले में बात करने के लिए और उसे कहता है कि मुझे पता लग गया है कि तुम यहाँ स्कूल में क्यों आई हो, अपने बेटे चैन के लिए ना। तो सूजी शॉक हो जाती है। जो से कहने लगता है कि मैंने उसकी फाइल में तुम्हारा नाम और उसका बर्थ डेट भी पढ़ा हूँ, जिसके हिसाब से वो तब पैदा हुआ है जब हमारे ब्रेकअप को पूरे 6 महीने हो गए थे। तो यानी तुम्हें कोई दूसरा प्यार मिल गया, क्या तुम्हारे अंदर दिल नहीं है? सूजी मन में सोच रही होती है कि मैं पहले बहुत ही चालाक थी, मैंने पहले से ही चैन का फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाई थी 6 महीने बाद का। सूजी चैन से कह देती है कि हमारा ब्रेकअप तो कब का हो गया था और अब मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे और मेरे बेटे की लाइफ में आओ। तो जो पूछने लगता है कि आखिर चैन का डैड कौन है और तुमने पक्का उससे ब्रेकअप कर ली होगी ना, तभी तो अभी वो तुम्हारे साथ नहीं है और ऊपर से उसकी फाइल में भी उसके डैड का नाम नहीं लिखा था। सूजी उसे चिल्ला देती है कि इन सब का तुमसे कोई मतलब नहीं है और वो जाने लगती है और सोचती है कि अब मुझे पता लग रहा है कि मेरा बेटा इतना प्यार में पागल इंसान क्यों है, क्योंकि उसका डैड भी सेम उसी की तरह है। और फिर पीछे एक लड़की जो को प्रपोज कर रही होती है तो सूजी इग्नोर करते हुए चली जाती है। फिर नेक्स्ट क्लास में जब टीचर पढ़ा रही होती है तो चैन यहाँ पे टीचर से कोई मैथ्स का क्वेश्चन वापस से सॉल्व करने को बोल रहा होता है। तो टीचर यहाँ पर उसे सजेस्ट करती है कि उन लोगों ने जो स्टडी ग्रुप बनाए हैं उसके हिसाब से वो अपने बाकी ग्रुप मेंबर से हेल्प ले सकता है। और टीचर कहती है कि देखो जो कितना अच्छा स्टूडेंट है तो उससे ही हेल्प ले लो। फिर क्लास के बाद लाइब्रेरी में ये लोग यहाँ स्टडी करने बैठते हैं और जो यहाँ चैन को पढ़ा रहा होता है और वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि चैन सूजी और किसी और मैन का बेटा है। यही बात से उसे बहुत गुस्सा आ रही है, इसलिए वो सोचता है कि ये इतना बुद्धू है इसलिए क्योंकि ये पक्का अपने डैड पर गया होगा, उसका डैड भी ऐसी होगा। और फिर जो यहाँ चैन को स्टूपिड बोल देता है तो चैन चिल्लाता है कि तुम किसे स्टूपिड बोल रहे हो। जो कहता है कि तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम्हें इतना इजीली मैं समझा रहा हूँ फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपना ये साल वापस से रिपीट करना पड़ेगा। तो चैन उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुम अब लिमिट क्रॉस कर रहे हो। तो जो कहता है कि क्या हुआ, अपना दिमाग नहीं यूज कर पा रहे हो तो अपना हाथ चला रहे हो, मुझे भी वैसे स्टूडेंट को पढ़ाने का शौक नहीं है जिनके पास खुद ही दिमाग ना हो। तो चैन गुस्से में फिर चला जाता है और फिर वो यहाँ वॉशरूम में आकर इंग्लिश वर्ड्स प्रोनाउंस करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तो उसका फ्रेंड बाहर से उसकी आवाज़ सुन लेता है और कहने लगता है कि ये कितनी शॉकिंग बात है, तू पढ़ाई कर रहा है वो भी बाथरूम में भी। तो चैन उसे बताता है कि मुझे परेशान मत कर, पढ़ने दे, अगर मैंने नेक्स्ट एग्जाम में 100 रैंक ऊपर मार्क्स नहीं लाया ना तो मेरी मॉम फिर मेरे स्कूल ट्रांसफर करवा देगी और मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता हूँ। तो तभी इतने में जो आते हुए ये सुन लेता है और सोचता है कि अगर इसे स्कूल ट्रांसफर करना पड़ गया तो सूजी भी उसके साथ चली जाएगी, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। फिर चैन जैसी वॉशरूम से यहाँ लाइब्रेरी में आता है तो जो से कहता है कि तुम मेरी जगह पे क्यों बैठ गए हो। तो जो यहाँ पर उसे समझा देता है कि आधे घंटे में तुम्हारा ये मैथ्स टेस्ट कंप्लीट होना चाहिए। कहता है कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। तो जो उसे जबरदस्ती बैठा देता है पढ़ाने के लिए और कह देता है कि वो उसे नेक्स्ट एग्जाम में 100 रैंक ऊपर मार्क्स दिलवा के रहेगा। तो चैन फिर पढ़ने बैठ जाता है और कहता है कि लेकिन तुमने कहा था कि जो स्मार्ट नहीं है तुम उन्हें पढ़ाते नहीं हो। तो जो कहता है कि अच्छी बात है कि तुम्हें पता है तुम क्या हो, देखो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे पास 29 मिनट है और उसमें ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए। फिर हम यहाँ सूजी को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि चैन इतनी देर से उसे दिखाई नहीं दिया, वो कहाँ गया। तो फिर वो तुरंत ही उसे कॉल करके पूछती है और वो बताता है कि मैं जो के साथ अभी पार्क में आया हूँ। तो ये सुनकर सूजी शॉक होती है और फिर वो भी वहां पर पहुंच जाती है और चैन से कहती है कि वो ऐसे कर क्या रहा है। तो फिर वो बताता है कि जो उसे यहाँ पे भी स्टडी करवा रहा है। सूजी फिर चैन से पूछने लगती है कि तुम लोग ने क्या क्या बातें करी। तो फिर वो स्टडी रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग टॉपिक बता देता है। तो सूजी कहती है कि तुमने सिर्फ स्टडी के बारे में बात करी। तो चैन कहता है कि हाँ मॉम, और क्या करेंगे। तो सूजी फिर खुश होती है कि अच्छा वो यही बातें हुई है। और वैसे मॉम इसकी तारीफ तो करनी पड़ेगी, ये रूड कितना भी हो लेकिन पढ़ाता बहुत अच्छे से, मुझे इसका समझाया हुआ सब अच्छे से समझ आ रहा है। तो सूजी जो को देखती है जो कि टेस्ट पेपर चेक करने में लगा होता है, वैसे कहती है कि तुम चलो मेरे साथ और हाँ अब तुम्हें उससे बात नहीं करनी है। तो चैन कहता है कि मॉम आखिर क्यों। तो सूजी कहती है कि कोई रीजन नहीं है, तुम बस चलो। तो वो कहता है कि मॉम रुको, मैं समझ गया, आप जानबूझ के मुझे जो के साथ पढ़ाई नहीं करने दे रही ना, क्योंकि आप चाहती है कि मैं अच्छे मार्क्स लाकर शर्त हार जाऊँ और फिर आप मेरा ट्रांसफर करवा दो। मैं आपकी बात नहीं सुनने वाला। और वो जल्दी से जो के पास आकर और पढ़ने के लिए बैठ जाता है। तो यहाँ पर सूजी भी फिर इन लोग के सामने आकर खड़ी होती है और जो सूजी को देखकर खुश होने लग जाता है। फिर सूजी कहती है कि तुम ऐसे देख क्या रहे हो, पढ़ा रहे हो ना तो पढ़ाई करो। जो कहता है कि मुझे कुछ भूख लगी थी, फ्राइड चिकन खाना है। तो सूजी कहती है कि वेट करो मैं लेकर आती हूँ। तो जो कहता है कि मैं भी साथ चलता हूँ और वो दोनों यहाँ पर चैन को छोड़कर अपना लाइन में लग जाते खरीदने के लिए। और सूजी जो को समझाने लगती है कि तुम चैन से दूर रहो, मैं किसी को भी मुझे और मेरे बेटे को हर्ट नहीं करने दूंगी। तो जो कह देता है कि मैं कभी भी तुम्हें और तुम्हारे बेटे को हर्ट नहीं कर सकता।
सूजी कहती है कि अगर मैंने लाइफ में कोई स्टूपिड काम करी हूं ना तो वो है तुम्हारी बातों पर बिलीव करना। तभी बीच में चैन आ जाता है और कहने लगता है कि तुम लोग आखिर क्या बातें कर रहे हो। तो जो कहता है कि मैं सूजी को कह रहा था कि फ्रेंच फ्राइज बिना केचप के ज्यादा अच्छी लगती है। तो चैन कहता है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, तुम्हारा और मेरा टेस्ट तो बिल्कुल सेम है। और फिर दोनों एक दूसरे से अपने पसंद के खाने के बारे में बात करने लगते हैं और दोनों के चॉइसेस काफी सेम हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पर सूजी इन लोग को आगे बात करने से रोक देती है और चैन को कहती है कि तुम पढ़ाई कर रहे थे ना, जाओ अपना कंप्लीट करो। तो फिर वो चुपचाप से अपना चले जाते हैं। फिर स्टडी के बाद जब ये लोग घर जाने के लिए निकलते हैं तो यहाँ पर चैन अपनी तारीफें कर रहा होता है कि आज मैंने पूरे 5 घंटे तक पढ़ा हूँ। तो जो कहता है कि तुमने 5 घंटे तक बस एक ही मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो सूजी और जो दोनों चैन के ऊपर हंस रहे होते हैं। चैन कहता है कि हर स्टूडेंट का पढ़ने का स्पीड अलग अलग होता है और वैसे भी गेम खेलने में तो तुम मुझे नहीं हरा सकते, उसमें तो मैं तुम्हारा डैड हूँ। तो जो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, फिर तो चलो खेल के देखते हैं, फिर पता लग जाएगा कौन किसका डैड है। और फिर दोनों यहाँ वीडियो गेम खेलने पहुंच जाते हैं और सूजी बस बैठकर इन दोनों को देख रही होती है कि कितनी देर तक खेलते रहेंगे। फिर यहाँ पर जो तो चैन से गेम में भी जीत जाता है। तो चैन कहता है कि तुम तो सिर्फ पढ़ाई में भी नहीं अच्छे हो, गेम में भी अच्छे हो, इतने अमेजिंग कैसे। तो जो कहता है कि इसलिए तो बोल रहा हूँ, अब तुम मुझे डैड बोलो। तभी बीच में यहाँ सूजी आ जाती है, दोनों का कान पकड़ के कहती है कि क्या डैड डैड चल रहा है, तुम दोनों चुप हो जाओ और घर चलो। तो चैन कह रहा होता है कि मॉम प्लीज कान छोड़ो और मुझे और खेलने दो ना। वो उसे कॉइन्स भी मांगने लगता है कि यहाँ पर कॉइन्स खत्म हो गए। तो सूजी कह रही होती है कि अच्छी बात है खत्म हो गए, अब तो घर चलना ही होगा। तभी इतने में जो यहाँ पर और भी सारे कॉइन्स लेकर आ जाता है और कहता है कि अभी हम लोग और खेलेंगे। और फिर दोनों इसकी बात नहीं सुनते और वो लोग अपना खेलने में लग जाते हैं। तो सूजी देख रही होती है कि एक और डैड और बेटे आपस में खेलकर खुश हो रहे हैं और ये दोनों भी डैड और बेटे ही हैं। सूजी लेकिन फिर पास्ट को याद करके थोड़ा अपसेट हो जाती है क्योंकि चैन जब छोटा था तब भी से वो बहुत ज़्यादा अपसेट रहता था कि सब बच्चों के पास डैड है उनके साथ गेम्स खेलने को, पर उसके पास नहीं है। फिर यहाँ पर सूजी को अपसेट देखकर जो और चैन जल्दी से उसके पास आ जाते हैं और चैन कहता है कि मॉम अब मैं नहीं खेलूंगा, तो अब आप गुस्सा मत हो और आखिर आप रो क्यों रही हो। तो सूजी कहती है कि मैं वॉशरूम जा रही हूँ और जल्दी से चली जाती है। तो जो चैन को डांटता है कि तुम्हारी गलती है, आखिर तुम इतना गेम क्यों खेलते रहते हो। फिर नेक्स्ट सीन में बास्केटबॉल मैच चल रहा होता है और जो देख रहा होता है कि सूजी कोई बात से अपसेट है। तो वो सोचता है कि क्या वो चैन के डैड को याद कर रही है। अभी फिर जो चैन की तारीफें कर रहा होता है कि उसके अंदर कितना ज्यादा स्ट्रेंथ है, जरूर ये उसके डैड से उसे मिला होगा। तो चैन कहता है कि तुम तो मेरे डैड की बात ही मत करो, मेरी मॉम तो मेरे डैड से बहुत नफरत करती है। उसे बताता है कि मैंने तो अपने डैड को देखा तक नहीं हूँ और वो एक बहुत ही बड़ा स्कमबैग है जिसने अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़कर चला गया। देखा जाए तो वो पूरा का पूरा ट्रैश है, इसलिए मेरी मॉम उनसे बहुत हेट करती है। तो फिर जो खुश होकर पूछता है कि क्या फिर तुम्हारी मॉम अभी सिंगल है। तो चैन कहता है कि मेरी मॉम सिंगल है, इसमें तुम्हें क्यों इतनी खुशी मिल रही है। तो जो जल्दी से टॉपिक को चेंज करता है कि चलो हम लोग गेम कंटिन्यू करते हैं और उसे खेलने लेकर चला जाता है। फिर ग्रुप में स्टडी करने के बाद जो चैन और सूजी को बाहर फिर से खाने की ट्रीट पे लेकर गया होता है और वो यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऑर्डर कर देता है। तो चैन बड़ा खुश होता है कि इतना सब कुछ खाने को है। फिर इतने में चैन जो बर्गर खा रहा होता है उसकी वजह से उसे एलर्जी हो जाती है और वो बेहोश होने लगता है। तो सूजी तुरंत ही देखती है कि उस बर्गर में पीनट था, इसलिए उसे एलर्जी हो गई। और तभी यहाँ पर जो ने भी वही पीनट वाला बर्गर खा लिया होता है जिससे उसे भी एलर्जी हो जाती है। तो फिर वो इन दोनों को ही लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। यहाँ पे नर्स काफी शॉक हो रही होती है और जो और चैन दोनों से कहने लगती है कि क्या वो दोनों सगे भाई नहीं है, कि जैसा उनको रिएक्शन हुआ है वो तो बिल्कुल ऐसा है कि खून के रिश्ते में सेम ऐसी चीज हो सकती है। ये सब बोलकर नर्स काफी शॉक होते हुए चली जाती है। यहाँ पर फिर चैन गुस्से में कहने लगता है कि सच में मेरे डैड से मुझे यही मिला है, इस एलर्जी की वजह से मैंने कितना सफर किया ये मैं ही जानता हूँ। वो यहाँ पर जोर से अपने बचपन का कुछ इंसिडेंट शेयर करता है जब उसे पहली बार ये एलर्जी हुई थी। वो बताता है कि मेरी हालत इतनी खराब थी कि मैं बेहोश तक हो गया था। तब मेरी मॉम ने अकेले मुझे उठाकर सीधा हॉस्पिटल लेकर गई थी और डॉक्टर के सामने प्लीज करी थी कि वो मुझे बचा ले। उस वक्त बिना डैड के मेरी मॉम ने मुझे अकेले पाला और ये सारी चीजें झेली। तो फिर जो को भी ये सब सुनने के बाद बहुत ही बुरा लग रहा होता है कि सच में तुम्हारे उस बेकार डैड की वजह से सूजी ने कितना कुछ झेली है, उसे ये सब अकेले फेस करना पड़ा, सच में वो कितना खराब है, वो तो कहीं मर ही जाना चाहिए। तो चैन कहता है कि तुम्हें भी ऐसा लगता है ना, तुम भी मेरी साइड हो। तभी तो मेरी मॉम ने ऐसे बंदे को फिर कब का ही छोड़ दी। तुम्हें पता है वो अमीर फैमिली से था, इसलिए मेरी मॉम को वो गरीब समझ के वो मुझे अपने पास रखना चाहता था और मेरी मॉम को छोड़ना चाहता था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था। तभी मेरी मॉम ने मुझे लेकर भाग गई और उन्होंने मुझे अकेला पाला है। तो सो को और बुरा लग रहा होता है कि सच में उसने कितना सफर करी है। वो चैन से कहता है कि फिक्र मत करो, अब मैं हूं ना यहाँ पर, मैं उस बंदे को तुम माँ बेटे को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा और उसे छोड़ूंगा नहीं। अगर वो मुझे मिल गया ना तो उसकी खूब धुलाई कर दूंगा।
तो चैन कहता है कि सच में तुम कितने मैनली हो, लेकिन बता दूं कि फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, मेरा वो स्कमबैग डैड मुझे ढूंढ ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेरी मॉम बहुत ही चालाक थी। उन्होंने पहले से ही मेरा बर्थ सर्टिफिकेट चेंज करवाया है और उन्होंने मेरा झूठा 6 महीने बाद का बर्थ डेट बनाया, जबकि मैं तो 6 महीने पहले पैदा हुआ था अपने बर्थ डेट से। तो ये सुनकर जो शॉक हो जाता है, क्योंकि चैन के बर्थ डेट के हिसाब से उसके 6 महीने पहले ही इन दोनों का ब्रेकअप हुआ था। चैन कहता है कि मेरी मॉम ने ये सब प्लानिंग पहले ही कर ली थी उस बंदे से बचने के लिए, वो मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। और फिर ऐसा बोलते हुए वो सो जाता है। फिर इतने में यहाँ पर सूजी आई होती है और वो चैन की केयर करने में लगी होती है। तभी जो सूजी से रोते हुए पूछता है कि यानी चैन हमारा बच्चा है, और तुमने जो मुझे अबॉर्शन की सर्टिफिकेट दिखाई थी वो फेक थी ना। फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि सूजी और जो जब एक दूसरे को डेट कर रहे थे, तभी एक दिन जो की मॉम ने सूजी को अकेले में मिलने के लिए बुलाई थी और उसे वो अच्छे खासे पैसों का चेक देकर ऑफर दे रही थी कि वो अपने बेटे को उन लोगों को देकर जो को छोड़कर चली जाए, क्योंकि वो बहुत ही गरीब लड़की है और वो लोग एक अमीर फैमिली के हैं। और वो सूजी को एक और चीज भी बताती है कि जो की पहले से ही फियांसी है। फ्लैशबैक खत्म होता है और सूजी जो को चिल्ला कर कहती है कि अगर मैं अपने बेटे को नहीं लेके जाती तो फिर तुम क्या चाहते थे कि मेरा बेटा तुम्हारी फियांसी का स्टेपसन बन जाता। जो कहता है कि तुम्हें ये किसने बोला। तो फिर वो रोते हुए बताती है कि तुम्हारी मॉम ने। तो जो कहने लगता है कि अब जाकर मुझे सब समझ आया कि क्यों आखिर चैन मुझे एक स्कमबैग बोल रहा था। वो कहने लगता है कि ये सब बस मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो मेरी बात सुनो, मैं सब एक्सप्लेन करता हूँ। और फिर वो उठने जा रहा होता है, तभी इतने में उसे चक्कर आने लगता है। तो वो बताता है कि मेडिसिन का उसके ऊपर असर शुरू हो गया है। वो कहता है कि मेरा इंतजार करना, होश आने के बाद मैं तुम्हें सब बताऊंगा। और फिर वो तो बेहोश हो चुका होता है। फिर इसके बाद नर्स सूजी से कहती है कि फैमिली मेंबर्स पहले पेशेंट की आईडी दिखाकर जाकर फॉर्म सबमिट कर दे और मेडिसिन ले ले। तो सूजी यहाँ पर जो की आईडी निकालने के लिए जैसे ही उसका वॉलेट खोलती है तो उसमें उसे अपनी खुद की फोटो मिल जाती है। ये देखकर वो शॉक होती है, जिसमें उसने माय फ्यूचर लिखा होता है। तभी जो भी उठ जाता है और उसे बताने लगता है कि उसने उसकी फोटो रखा था वीजा बनाने के लिए और उसका सारा पैसा उसने खो दिया था। वो बताता है कि मैं भी तुम्हें अपने साथ लेकर जाना चाहता था, मैंने कभी किसी और को अपनी वाइफ के तौर पे सोचा ही नहीं, और वो एंगेजमेंट तो मेरी मॉम की तय की हुई थी। तभी इतने में चैन की भी नींद खुल जाती है और वो दोनों से पूछने लगता है कि आखिर तुम लोग क्या मैरिज और एंगेजमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो जो जल्दी से टॉपिक चेंज करके बताने लगता है कि हम लोग तो बस टीवी ड्रामा के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो फिर चैन पूछ रहा होता है कि मुझे भी स्टोरी बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। तो यहाँ पर सूजी बीच में बैठ जाती है और जो अपनी स्टोरी सुना रहा होता है कि उसमें जो मेल लीड था उसकी फैमिली उसे शादी के लिए फोर्स कर रही थी और उसकी एंगेजमेंट भी फिक्स कर दी थी, और मेल लीड इस बारे में फीमेल लीड को बताना चाहता था, पर उसने सोचा पहले वो अपने आप को कोई लायक का बनाएगा और अब दौड़ जाकर कुछ बनेगा, ताकि उसके अंदर एबिलिटी आ सके अपनी फैमिली से लड़ने का और उस लड़की को प्रोटेक्ट करने का। और उसने सोचा था कि उसके बाद ही फिर वो उसे सब सच बताएगा। पर उससे पहले ही मेल लीड की मॉम जो थी वो बहुत ही क्रूअल थी। उसने फीमेल लीड को ये बताई कि उसका बेटा बस उस लड़की के साथ खेल रहा है और वो किसी और से शादी करेगा, और ऐसे उन दोनों को उसने अलग कर दी। तो यहाँ पर फिर चैन ये स्टोरी सुनकर कहता है कि क्या वो मेल लीड पागल था या फिर गूंगा था, क्या वो डायरेक्टली फीमेल लीड को बता नहीं सकता था कि क्या सिचुएशन है क्या नहीं। तो जो कहता है कि मेल लीड फीमेल लीड को प्रोटेक्ट करना चाहता था इसलिए उसने नहीं बोला। तभी बीच में सूजी कहती है कि इसे प्रोटेक्ट करना नहीं बोलते, इसे धोखा देना बोलते हैं। अगर उसने सच में फीमेल लीड के साथ अपनी लाइफ गुजारने का सोचा होता तो वो उसे सच बताता, ताकि वो दोनों साथ में सारी चीजें फेस करे। तो पर फिर चैन कहता है कि मेरी मॉम बिल्कुल सही कह रही है, अगर मैं भी उस फीमेल लीड की जगह होता ना तो पक्का फिर मैं उसके बच्चे को लेकर भाग जाता और एक दूसरी शादी कर लेता और मजे की लाइफ जीता, और उस मेल लीड को सबक सिखाता कि वो जिंदगी भर अकेले रहे, यही उसकी सजा है। जो बेचारा शौक हो रहा होता है और पूछने लगता है कि फिर बच्चे का क्या। तो चैन कहता है कि बच्चा क्या है, बच्चा तो माँ के साथ ही रहेगा ना। सूजी फिर जो से कहती है कि सुन लिया ना तुमने ऑडियंस का रिएक्शन, इसलिए ना मेल लीड का नेम क्लियर करना ना आप छोड़ दो, क्योंकि वो गलत ही है। फिर जो और सूजी चैन को सुलाने के बाद यहाँ वार्ड से बाहर आते हैं। सूजी जो से कहती है कि अगर तुमने आज ये सारी अपनी स्टोरी नहीं भी सुनाए होते ना तो भी मैं तुमसे कोई हेट नहीं करती, क्योंकि मैं तुम्हें हेट करना कब का छोड़ चुकी हूँ। अब हम दोनों की लाइफ बदल चुकी है, तो हम दोनों को एक दूसरे की लाइफ में अब और नहीं उलझना चाहिए। जो कहता है कि अगर मैं अभी 40 साल का होता और तब तुम मुझे ये सब कह रही होती तो मैं समझ के लेता और तुम्हें छोड़कर चला जाता, लेकिन नहीं, अब मैं भी 18 ईयर्स का हूँ और तुम भी। गॉड ने हम दोनों को ही ये दोबारा चांस दिया है रिबॉर्न होने का, और वो इसलिए हुआ है क्योंकि हमने जो पास्ट में सहे वो हम आगे कंटिन्यू ना करें और एक हो जाए। इसलिए जो 18 साल मैंने तुम्हें खोया हूँ अब मैं वो वापस और नहीं खोना चाहता।
सूजी कहती है कि अपनी साइड से तो तुम रेडी हो गए, लेकिन क्या तुमने मेरा पूछा कि क्या मैं अभी तुमसे प्यार करती हूँ, और क्या तुमने चैन का पूछा कि वो तुम्हें अपनाएगा कि नहीं। जो कहता है कि कोई बात नहीं, हम एक न्यू शुरुआत करते हैं। अब मैं कोई चैन का डैड नहीं हूँ, बल्कि उसका भाई की तरह हूँ। और अभी मैं तुम्हारा कोई एक्स नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा चाहने वाला हूँ जो कि तुम्हें चेस करने में लगा है। और मैं इस बार तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तो सूजी इस पर कुछ नहीं कहती है। फिर नेक्स्ट डे जो ने न्यू कार लेकर आया होता है इन लोगों को अपने साथ एग्जाम के लिए लेकर जाने के लिए। तो चैन बड़ा खुश होकर कार देख रहा होता है, और यहाँ पर सूजी उसे लेकर जाने को करती है तो वो नहीं मानता और कहता है कि मॉम मैंने अभी तो ये न्यू कार ट्राई भी नहीं किया। और वो जल्दी से बैठ जाता है, तो सूजी को भी फिर बैठना ही पड़ता है। फिर ये लोग जब एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं तो सूजी यहाँ पर अचानक से देखती है कि जो की नजरें तो उसी के ऊपर ही है। तो फिर वो तो काफी ऑकवर्ड फील कर रही होती है और देख रही होती है कि वो तो उसे देख ही जा रहा है। फिर यहाँ पर काफी देर बैठने के बाद जो भी अपना एग्जाम अच्छे से लिखता है और चैन भी अपना अच्छे से लिखने में लगा होता है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं और एग्जाम के रिजल्ट आ जाते हैं, और चैन बहुत ज्यादा हैप्पी होता है कि वो सच में अच्छे नंबर से पास हो गया। और फिर चैन कहता है कि चलो अब मैं तुम दोनों के भी स्कोर देख लेता हूँ। और वो शौक होता है कि सच में ये बंदा तो हमेशा फर्स्ट ही आता है। फिर लोग खुश होकर यहाँ स्कूल में आ जाते हैं। तभी इतने में एक टीचर यहाँ पर चैन को डांटने आता है, और वो उसे चीट दिखाकर कहने लगते हैं कि तुम कैसे खराब स्टूडेंट हो, तुमने चीट करे तभी तो तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स कैसे आए, अब समझ में आ रहा है। चैन कहने लगता है कि मैंने कोई चीट नहीं किया। तब यहाँ पर उसकी साइड लेते हुए सूजी भी टीचर को कहती है कि ऐसे कैसे, वो कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं कि वो खराब स्टूडेंट था तो क्या उसी ने चीट करा है। जो भी यहाँ पर कहता है कि टीचर मैंने इसे रोज पढ़ाया हूँ इतने देर देर रात को, तो मैं कह रहा हूँ कि उसने कोई चीट नहीं किया, ये उसकी मेहनत के मार्क्स है, क्या आपको मुझ पर भी शक है। तो टीचर कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे तुम पर कैसे शक होगा। फिर सूजी और जो दोनों कहने लगते हैं कि इस चीज को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तभी शाओ ये सब सुन रही होती है और वो डर रही होती है। फिर शाओ ने यहाँ चैन को अकेले में बात करने के लिए बुलाई होती है, तो वो बड़ा खुश होकर उसके पास जाता है। तभी वो रोने का नाटक करते हुए उसे बताने लगती है कि वो जो चीटिंग वाली चीट थी वो उसकी थी। तो वो कहने लगती है कि देखो मैं तो मॉनिटर हूँ, तो अगर सभी को पता लगेगा कि मैं चीट कर रही थी तो सभी को मौका मिल जाएगा मेरे बारे में बुरा बोलने का, तो प्लीज मेरा ये इल्जाम तुम अपने ऊपर ले लो। तभी सूजी और जो बाहर से सब सुन रहे होते हैं और सूजी को गुस्सा आने लगती है, तो जो से रोकता है कि यहीं पे रहो, और वो उसे लिख कर देता है कि इतनी जल्दी मत करो, क्या पता वो उसे डायरेक्ट मना कर दे। सूजी कहती है कि तुम्हें नहीं पता चैन कितना बड़ा प्यार में पागल है, वो हमेशा शाओ की सारी बातें सुनता है। और यहाँ पर चैन शाओ को इस चीज के लिए मना कर देता है कि मैं तुम्हारा इल्जाम अपने ऊपर नहीं ले सकता। तो वो कहती है कि आखिर क्यों। तो चैन बताता है कि क्योंकि ये मार्क्स मेरे अकेले के नहीं है, जो ने इतना टाइम लगाकर मेरे साथ बैठकर पढ़ाई की है, उसने मुझे इतना सिखाया है, तो ये सब उसकी मेहनत है, उसके बिना मैं इतना कुछ जल्दी सीख ही नहीं पाता, तो मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। मेरे फ्रेंड का मुझ पे ट्रस्ट है, वो लोग बहुत खुश है कि मैंने पढ़ाई करके इतने अच्छे मार्क्स ले आया, इसलिए जो लोग मेरे साथ इतना अच्छे से, मैं उन्हें ऐसे धोखा नहीं दे सकता। तो बाहर से सूजी और जो ये सब सुनकर खुश हो रहे होते हैं, और फिर सूजी और जो टेरेस पर जाकर इस बारे में बात करते हैं। सूजी कहने लगती है कि मुझे लगा था कि मैं अपने बेटे को बहुत अच्छे से जानती हूँ, पर आज पता लग रहा है कि वो तो बिल्कुल अलग निकला। चैन कहता है कि क्योंकि तुम उसे स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देख रही थी इसलिए तुमने ऐसा सोची। सूजी कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, तुमने तो चैन के साथ इतना टाइम स्पेंड भी नहीं करे, तो भी आखिर तुम उसे ऐसे कैसे जान गए। तो वो कहता है कि आफ्टर ऑल मैं उसका डैड जो हूँ। तो सूजी गुस्सा हो जाती है कि किसने कहा कि तुम उसके डैड हो, और वो चली जाती है। फिर क्लास में टीचर आकर सभी स्टूडेंट को एक मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुला रही होती है कि कौन ये कर सकता है। कोई भी हाथ नहीं उठा रहा होता है, तो टीचर जो को कहती है कि तुम सबसे टॉप स्टूडेंट हो तो तुम करो। तो जो कहने लगता है कि टीचर क्यों ना ये मौका चैन को दिया जाए, वो अब बहुत ही अच्छा स्टूडेंट बन चुका है। और फिर सूजी और जो दोनों चैन को इशारा करते हैं कि वो ये सॉल्व करने जाए। टीचर फिर चैन को कहती है कि हाँ तुम ही आकर करो। तभी शाओ तो चैन का मजाक उड़ाने लगती है कि ये सबसे बेकार स्टूडेंट है, ये क्या ही सॉल्व कर पाएगा। तो चैन को ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और फिर वो सभी के सामने बोर्ड पे वो मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा देता है। तो टीचर भी इंप्रेस हो जाती है और सारे स्टूडेंट भी शॉक होते हैं। और चैन फिर शाओ से कहने लगता है कि देखा मैंने करके दिखा दिया ना। तो शाओ फिर उसके ऊपर इल्जाम लगाने लगती है कि पक्का तुमने याद करके आए होंगे, तुम्हें ऐसे खुद से सॉल्व करने आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर सूजी फिर इस शाओ की पोल खोलने के लिए सभी को इसकी वो वाली वॉइस रिकॉर्डिंग सुना देती है जिसमें वो चैन को मना रही थी कि वो उसके चीटिंग का इल्जाम अपने ऊपर ले ले, जिसमें वो खुद कह रही होती है कि वो चीट वाला पेपर उसका ही है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो अच्छे एग्जाम नहीं दे पाएगी, इसलिए उसने चीट लेकर गई थी। क्लास में सारे स्टूडेंट ये सुनकर शॉक हो जाते हैं कि क्लास मॉनिटर तो चीटर निकली। फिर शाओ की तो सभी के सामने बेइज्जती हो जाती है, और वो अभी भी चैन को अपना साथ देने के लिए कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी ना, तुम सभी को बता दो। तो चैन कह देता है
कि तुमने यही सब मुझे बोली थी और मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया, तो तुम अब ऐसा बोल रही हो। और फिर यहाँ पर सूजी तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मेरा बेटा तो फाइनली अब बड़ा हो गया है, और वो और जो से थम्स अप दिखा रहे होते हैं कि उसने बहुत अच्छा किया। पर चैन तो यहाँ पे रोने लग जाता है क्योंकि अब उसका दिल टूट चुका है। इसके बाद ये लोग रेस्टोरेंट में डिनर करने गए होते हैं और यहाँ पर भी चैन रोए जा रहा होता है। तो जो कहता है कि चलो अब इतना भी मत रो। तो चैन रोते हुए कहता है कि आपको क्या पता, जब तुम्हारे साथ भी हार्ट ब्रेक होगा ना तो पता चलेगा। तो जो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरा कभी दिल नहीं टूटा है, मुझे तो एक लड़की ने डंप करके गई है। तो चैन कहता है कि आखिर कौन वो ब्लाइंड लड़की थी जो तुम्हें डंप करके गई। तो सूजी अपने बारे में ये सुनकर तुरंत ही चैन को चिल्लाती है कि तुम बकवास करना बंद करो और खाना खाओ। चैन जो से पूछता है कि तुम मुझे बताओगे कि जब तुम हार्ट ब्रोक हुए थे तो तुम ये सबसे कैसे बाहर आए थे। तो जो काफी रोने का नाटक करते हुए कह रहा होता है कि मैं हर दिन रोता रहता था और बहुत ज्यादा उसकी याद में ड्रिंक करता रहता था। तो यहाँ पर फिर चैन उसे हद करने जा रहा होता है, तो जो से दूर करता है और कहता है कि लेकिन मैं आज तक उस लड़की को भूला नहीं। ऐसा वो जानबूझ के सूजी को देखकर बोल रहा होता है और खाने की डिश तुरंत ही उसके पास रखता है। तो फिर चैन यहाँ पर कहता है कि मैं समझ गया, मैं भी अब शाओ को भूलने वाला नहीं हूँ और उसे मैं हमेशा याद रखूंगा। तो सूजी कहती है कि चुपचाप बैठ जाओ। तो जो उसे संभाल रहा होता है कि फिक्र मत करो, तुम्हारे इन मुश्किल दिनों में मैं हूं ना, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और वो उसे हक करके चुप करा रहा होता है। तभी चैन कहने लगता है कि कल अब एग्जाम नहीं है, तो क्या फिर भी हमें तुम्हारी कार में बैठकर स्कूल जाने मिलेगा। तो चैन कहता है कि ऑफ कोर्स। और फिर नेक्स्ट डे ये तीनों कार में बैठ कर जाते हैं और स्कूल में आके स्टाइल मार रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये सभी जब कैंटीन में होते हैं तो शाओ इन लोग से फ्रेंडशिप करने के लिए इनके पास ही आकर बैठ जाती है। पर यहाँ पर जोश पर ध्यान देता है ना चैन, तो फिर वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। फिर स्पोर्ट्स के टाइम पर जब यहाँ पर चैन को चोट लग जाती है और उसका ट्रीटमेंट तुरंत ही करना रहता है, तो सूजी और जो डिसाइड करते हैं कि वो लोग तुरंत ही यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। फिर वो लोग कोई टेक्निक का यूज़ कर रहे होते हैं उसकी चोट को ऑयल लगाकर मसाज देकर ठीक करने के लिए। और बाहर से शाओ इन तीनों की आवाज़ सुनकर कुछ और ही समझती है और इन लोग की जल्दी से बातें रिकॉर्ड कर लेती है। फिर नेक्स्ट डे वो इन तीनों के बारे में झूठी इंटरनेट पर रूमर्स फैला देती है। इसके बाद फिर पूरे स्कूल में इस बारे में बातें होने लगती है। तो जब यहाँ चैन ये सब बातें सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आती है कि वो लोग उसकी मॉम के बारे में भी ऐसे कैसे बोल सकते हैं। तो वो इन लोगों की खूब पिटाई कर देता है। तो फाइटिंग की वजह से प्रिंसिपल ने उसे यहाँ ऑफिस में बुलाया होता है उसे चिल्लाने के लिए। तो यहाँ पर उसका साथ देने के लिए सूजी और जो भी आ जाते हैं। प्रिंसिपल तीनों को डांट कर उनके पेरेंट्स को बुलाने के लिए बोल रहे होते हैं कि वो लोग स्कूल की इमेज खराब कर रहे हैं। तो यहाँ पर सूजी कहती है कि अब तो आप मेरे लॉयर से ही बात करना। प्रिंसिपल को यकीन नहीं आता कि इतनी छोटी सी बच्ची लॉयर को कहीं बुला पाएगी। पर सूजी के एक कॉल करने पर ही इतना फेमस लॉयर यहाँ पर आ जाता है उसके साइड केस लड़ने के लिए। तो प्रिंसिपल शॉक हो जाते हैं कि इस लड़की के इतने बड़े कनेक्शन। फिर यहाँ पर प्रिंसिपल को चिल्लाने के लिए उन लड़कों के डैड यहाँ पर आ जाते हैं जिनको चैन ने मारा। वो लोग बहुत गुस्सा होते हैं कि हमारे बेटे को ऐसे कैसे हाथ लगा सकता है और प्रिंसिपल आप कुछ कर भी नहीं रहे। तो अपने बेटे के लिए जो इन लोगों से निपटता है और कहता है कि फाइट उनके बेटे ने पहले शुरू किया था। तो फिर ये आदमी अलग अलग धमकी देने लग जाता है। तो जो उसे सबक सिखाने के लिए कहता है कि वो उसकी फैमिली को ही बैंकरप्ट करवा सकता है, क्या वो यही चाहता है। तो उस आदमी को यकीन नहीं आ रहा होता है। तो जो तुरंत ही एक कॉल लगाता है और यहाँ पर इस बंदे को बैंकरप्ट की न्यूज़ आ जाती है। तो वो तो बहुत ज़्यादा डर जाता है और तुरंत ही जो और इन सभी से माफ़ी मांगकर अपने बेटे को लेकर चला जाता है। फिर प्रिंसिपल तो बड़ा शॉक हो जाता है कि इन तीनों के कुछ ज़्यादा ही अच्छे अच्छे कनेक्शन है। फिर वो बहुत ही तमीज़ से और अच्छे से इन लोगों से बात करने लगता है और सूजी कहती है कि हमारे बारे में जिसने ये झूठी रूमर फैलाया ना उसके लिए उसे इंसाफ चाहिए। तो प्रिंसिपल कहते हैं कि इस बारे में इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो पूरा साथ देंगे। फिर लोग क्लास में आ जाते हैं और सूजी शाओ से यहाँ पर सवाल करने लगती है क्योंकि उसे पूरा शक होता है कि इसके पीछे उसका हाथ है। तो फिर वो यहाँ पर मान लेती है और कहती है कि लेकिन मैंने कोई झूठ नहीं बोली हूँ। वो सभी को वो रिकॉर्डिंग सुना देती है और कहती है कि आप ही लोग सुन लो कि तीनों सच में कैसे हैं। तब यहाँ पर चैन अपनी पैंट निकाल कर सभी को अपनी चोट दिखा देता है कि देख लो, उस दिन मेरे को यही चोट आई थी और जो और सूजी तो मेरी हेल्प कर रहे थे मुझे ट्रीट करने में। तो यहाँ पर फिर सभी को असलियत पता लग जाती है कि शाओ कितनी बड़ी झूठी है। और फिर प्रिंसिपल शाओ को कह देते हैं कि अब उसे स्कूल से निकाला जा रहा है। फिर इसके बाद ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाती है और ये लोग अपनी स्कूल में अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। पर यहाँ पर जो और सूजी की नजदीकियां बढ़ते हुए देखकर चैन शॉक हो जाता है कि इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है। वो जो को अकेले में बात करने के लिए लेकर जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम सूजी को पसंद करने लगे हो। तो जो कहता है कि हाँ, क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं लगा। तो फिर चैन कहने लगता है कि मैंने तुम्हें जिंदगी भर का अपना फ्रेंड मान लिया था, तो तुम आखिर उसे लाइक करना बंद कर सकते हो। तो जो कहता है कि तुम आखिर क्यों मुझे मना कर रहे हो, क्या मैं उसके लायक का नहीं हूँ। तो चैन कहता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूँ, असल में ना सूजी मेरी मॉम है। तो जो कहता है कि ये मुझे पहले से पता है। तो चैन कहता है कि तुम क्या पागल हो गए हो। जो कहता है कि मैं तुम्हें एक और सीक्रेट बताता हूँ,
कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, मतलब कि रियल डैड। तो ये सुनकर चैन तो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। फिर रात में सूजी चैन को आवाज दे रही होती है फ्रूट खाने के लिए, तो वो नहीं आ रहा होता है और रूम में अपने आप को लॉक कर लेता है। तो सूजी को सब पता लग जाता है कि जो ने चैन को सब सच बता दिया। तो वो उसे चिल्लाने लगती है कि ये तुमने क्या कर दिया। अब अगर उसने कुछ भी खुद को हर्ट करने वाला काम किया तो जोया माफी मांग रहा होता है कि उसने सोचा नहीं था ऐसा होगा। और फिर जो सूजी को मनाने के लिए काफी कोशिश कर रहा होता है। तो सूजी का गुस्सा फिर फाइनली शांत हो जाता है और दोनों ही जैसे किस करने जा रहे होते हैं, तभी इतने में चैन रूम से बाहर आ जाता है और कहने लगता है कि अब मेरा गुस्सा शांत हो गया है। और तभी वो इन दोनों को ऐसे देख लेता है, तो उसे देखकर फिर जल्दी से दोनों दूर होते हैं और चैन फिर रोते हुए वापस अपने रूम में चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जब ये लोग स्कूल जाने के लिए निकल रहे होते हैं, तो चैन घर के कपड़े पहनकर आ जाता है और कहता है कि अब मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा गुस्सा हूँ आप लोग से। तो फिर सूजी डिसाइड करती है कि चलो आज हम भी छुट्टी मनाएंगे। और फिर ये सभी पूरा दिन बाहर घूमने जाते हैं और बहुत ज्यादा घूमकर फायरवर्क्स देखकर एंजॉय करते हैं। और चैन काफी खुश होता है और कहने लगता है कि मॉम डैड अब आप दोनों ही मेरे साथ हो, तो मैं बहुत ही खुश हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी पूरी फैमिली हमेशा ऐसे ही साथ हैप्पी रहे और मैं चाहता हूँ कि ये छुट्टी वाले दिन भी रोज रहे। तो सूजी उसे डांटती है कि स्कूल तो उसे जाना ही पड़ेगा। फिर फाइनली स्कूल डेज खत्म हो जाते हैं और कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए इन लोगों को कुछ 100 से भी ज्यादा दिन की छुट्टी मिल जाती है। और फिर जो और चैन दोनों सूजी के घर में ही रहने के लिए आ जाते हैं और तीनों फिर साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे होते हैं, यानी कि जो और सूजी चैन को मिलकर पढ़ा रहे होते हैं। फिर कॉलेज एंट्रेंस वाले दिन दोनों जन यहाँ पर चैन को गुड लक विश करके पेरेंट्स की तरह बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। और फिर चैन बाहर आता है और बताता है कि उसने अपना एग्जाम बहुत ही अच्छे से दिया। फिर हम जो की मॉम को देखते हैं, जिन्हें इस बारे में पता लग जाता है कि जो असल में रीबॉर्न हो गया है और वो सेम 18 इयर्स वाली एज वाला बन चुका है। तो उसकी मॉम फिर उससे मिलने पहुंच जाती है। तो जो तो चैन और सूजी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके आगे आकर खड़ा हो जाता है और उसकी मॉम हंसती होती है कि सच में उनकी आंखों से उन्होंने ये क्या मिरेकल देखी है। फिर जो तो अपनी मॉम के पूरे खिलाफ चला जाता है कि वो सूजी को नहीं छोड़ने वाला। तो उसकी मॉम इस बात पर बहुत ही गुस्सा होती है। तो यहाँ पर जो भी कह देता है कि वो सूजी के साथ ही रहेगा। और हम देखते हैं कि वो और सूजी यहाँ पर साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। फिर दूसरी ओर हम देखते हैं कि जो की मॉम को इस बारे में पता लग जाता है कि चैन असल में उनका रियल ग्रैंडसन है। तो फिर तो वो यहाँ चैन को ऑफर देने पहुंच जाती है कि वो उनका रियल ग्रैंडसन है, तो वो उसे अपनी फैमिली में बुलवाना चाहती है और वो उसे अपनी कंपनी का वारिस बनाएंगी। तो यहाँ पर चैन उस ऑफर को साफ मना कर देता है कि वो अपने मॉम डैड को छोड़कर नहीं जाएगा। तो जो की मॉम की सारी प्लानिंग फेल हो जाती है और जिस पैसों के लिए वो इतना कुछ कर रही थी वो सब वो खो देती है, क्योंकि उनके डैड ने ये विल करके गए होते हैं कि अगर फैमिली को कोई वारिस नहीं मिलेगा तो सारे पैसे चैरिटी को डोनेट हो जाएंगे। जो को यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी मॉम ने कभी बचपन से उसे प्यार दी नहीं थी और वो बस अपने पैसों के लिए उसे यूज करना चाह रही थी। और जब उन्होंने उसकी फीलिंग्स की कैरी नहीं करी तो वो अब उन्हें भूल भी चुका होता है। और वो चैन और सूजी की प्यार देखकर खुश हो रहा होता है कि वो भी तो माँ और बेटे और वो कितना खुश है। तो सूजी उसे कह रही होती है कि तुम हो ना अब हमारे साथ, तो हम पूरी फैमिली साथ है। फिर फाइनली यूनिवर्सिटी के एडमिशन के टिकट भी आ जाती है और चैन का तो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया होता है जो कि पूरे सिटी की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। और जो और सूजी ने जानबूझ के उससे 2nd नंबर वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किए होते हैं ताकि वो दोनों चैन के साथ सेम यूनिवर्सिटी जा सके। और ये लोग यहाँ पर शॉक हो जाते हैं कि वो लोग ने चेंज कर लिए और उल्टा चैन का ही नंबर 1 यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया। फिर हम देखते हैं कि स्कूल का जब यहाँ प्रोग्राम चल रहा होता है और प्रिंसिपल बड़े खुश होकर ये अनाउंस कर रहे होते हैं कि स्कूल का जो सबसे शरारती लड़का था चैन, वो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुका है। वो बड़े प्राउड के साथ ये चीज बताना चाह रहे थे, पर यहाँ पर चैन कहने लगता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मुझे इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में नहीं जाना है, मैं चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर प्रिंसिपल तुरंत ही उसका मुंह बंद कर लेते हैं और अपना वो प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। फिर हम देखते हैं कि सूजी, चैन और जो तीनों साथ में बाहर कैंपिंग के लिए गए होते हैं और साथ यहाँ पर ये लोग सूजी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। और सूजी यहाँ पर फिर इन लोगों के लिए एक हैप्पी फैमिली सॉन्ग गाती है और चैन बहुत ज्यादा हैप्पी होता है कि उसके मॉम डैड उसके साथ हैं और इतने यंग है, वो लोग हमेशा उसके साथ रहेंगे। यही सोचकर वो और भी हैप्पी होता है और यहाँ पर अपने और उनके लिए विशेष कर रहा होता है। इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।